महज 5 मिनट बाद लोकेशन मिल गई बॉस। असिस्टेंट ने हैक किए हुए सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम की स्क्रीन रुद्राक्ष की तरफ घुमाते हुए कांपती आवाज़ में कहा, मैम की कार शहर के आउटर इलाके में उस पुरानी खंडर फैक्ट्री के पास रुकी है। लेकिन बॉस, शहर के ट्रैफिक और उस पहाड़ी रास्ते से वहां तक पहुंचने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे? बेसमेंट में अचानक एक ऐसी जानलेवा और खौफनाक खामोशी छा गई जो किसी भी चीख या दहाड़ से हजारों गुना ज्यादा भयंकर थी। रुद्राक्ष चीखा नहीं, उसने कोई मेज नहीं तोड़ी, ना ही उसने किसी का कॉलर पकड़ा। उसने बस बहुत ही ठंडे, सर्द और भावहीन अंदाज में अपनी नजरें उठाकर असिस्टेंट को देखा। उसकी अथाह काली आंखों में जो बर्फीला खौफ था, उसे देखकर असिस्टेंट और वहां मौजूद हर एक गार्ड्स की रूह कांप गई। रुद्राक्ष ने बहुत ही आहिस्ता से, बिना अपनी आवाज़ को 1 डेसिबल भी ऊंचा किए, एक ऐसी टोन में कहा जिसने उस कमरे का खून जमा दिया, अगर 4 घंटे में मेरी जान निकल गई तो तुम सबकी लाशें भी इसी बेसमेंट में सड़ेगी। उसने अपनी गन बहुत ही स्मूथली अपनी बेल्ट में वापस रखी। उसकी आवाज़ में वो डिक्टेटर वाला कंट्रोल था, लेकिन वो कंट्रोल मौत की तरह शांत था। प्राइवेट चॉपर रेडी करो। रुद्राक्ष ने सामने देखते हुए अपना खामोश हुक्म दिया। 1 या 2 नहीं, मुझे 10 चॉपर अभी इसी सेकंड हवा में चाहिए। ब्लैक ऑफ टीम को आर्म करो। मुझे मेरी बीवी वहाँ पूरी तरह सुरक्षित चाहिए। यस बॉस। असिस्टेंट अपनी जान बचाकर हेलीपैड की तरफ भागा। रुद्राक्ष बिना कोई जल्दबाजी दिखाए अपनी उसी माफिया वाली खामोशी और शिकारी चाल में बेसमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बाहर से देखने वाला वो वही शांत, खौफनाक और कंट्रोल फिक्र दानव लग रहा था, लेकिन उस शांत चेहरे के पीछे रुद्राक्ष के सीने के अंदर जो तूफान उठ रहा था, वो किसी तबाही से कम नहीं था। ये एहसास, ये गला सुखा देने वाली बेचैनी, ये रूह को कपा देने वाला डर, रुद्राक्ष के लिए ये सब कुछ बहुत अजीब था। वो बाहर से जितना शांत था, अंदर से उसकी सांसें उतनी ही बुरी तरह अटक रही थी। उसका वो पत्थर जैसा दिल पसलियां तोड़कर बाहर क्यों आना चाहता था। चलते चलते रुद्राक्ष के कदमों में एक ना दिखाई देने वाला हल्का सा कंपन हुआ। उसे याद आ गया, ये वही एहसास था, बिल्कुल वही, पिछले 15 सालों से, जब से उसने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने खून में लथपथ तड़पते हुए देखा था। जब वो महज 10 साल का था, तब उसने आखिरी बार इस बेबसी और इस खौफ को महसूस किया था। उस 10 साल के बच्चे ने उस दिन अपने सारे एहसासों को, अपने सारे आंसुओं को एक लोहे के संदूक में दफनाकर उस पर ताला लगा दिया था। उसके बाद से दुनिया की कोई भी चीज़, किसी का भी जाना, कोई भी मौत का उस सिंडिकेट के सबसे शांत शेर को अंदर से हिला नहीं सकती थी। वो खून और बारूद का एक बेजान दानव बन चुका था। लेकिन आज उस 15 साल पुराने पत्थर में एक खौफनाक दरार आ गई थी, और ये दरार उस बूफट, बागी और पागल सी लड़की ने डाली थी, उसकी बीवी ने। कब आप मेरी इतनी बड़ी कमज़ोरी बन गई, बीवी जी। रुद्राक्ष का वो शांत दिमाग अंदर ही अंदर चीख रहा था। वो उस लड़की को पसंद करने लगा था। उसकी वो बगावत, उसका वो आधी रात को किचन में सैंडविच खिलाना, उसका वो थैंक यू बोलना, और कल रात जब उसने अपने नर्म हाथों से उसके बालों को सहलाया था, उन छोटे छोटे पलों ने रुद्राक्ष के अंदर के उस 10 साल के सहमे हुए बच्चे को फिर से जिंदा कर दिया था। हेलीपैड पर चॉपर्स के रोटर्स की कान फाड़ देने वाली आवाज़ गूंज रही थी। 10 ब्लैक मिलिट्री ग्रैंड हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरने के लिए तैयार थे। रुद्राक्ष सबसे पहले चॉपर में दाखिल हुआ और अपनी सीट पर बैठ गया। उसने हेडसेट पहना, उसने अपनी गन को मजबूती से पकड़ा, लेकिन आज उसके वो भारी और खुरदरे हाथ, जो किसी की भी जान लेते वक्त कभी नहीं कांपते थे, वो आज बहुत ही हल्के से कांप रहे थे। दुनिया का सबसे शांत और खौफनाक माफिया डॉन आज अपनी पत्नी के लिए अंदर से कांप रहा था। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, रुद्राक्ष ने खिड़की के बाहर घने अंधेरे में देखते हुए अपनी उसी गहरी और शांत आवाज़ में खुद से फुसफुसाया। आप सिर्फ मेरी हैं, मौत को भी अपने आप से दूर रहना होगा, बीवी जी। अगले ही पल 10 चॉपर्स का वो खौफनाक और विशाल बेड़ा आसमान का सीना चीरता हुआ उस पहाड़ी खंडर की तरफ उड़ चला। ये कोई रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये उस शांत दानव की अपनी रूह को बचाने की एक खामोश
लेकिन पागलपन से भरी जंग थी। अगले 30 मिनट से भी कम समय में पहाड़ी के उस खौफनाक और मनुष्य सन्नाटे को अचानक एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट ने चीर दिया। आसमान का सीना फाड़ते हुए एक साथ 10 ब्लैक मिलिट्री ग्रैंड चॉपर्स उस खंडर के ठीक ऊपर मंडराने लगे। चॉपर्स के रोटर से उठने वाले उस भयंकर तूफान ने पहाड़ी की वो सारी खूबसूरत फेयरी लाइट्स, वो सजी हुई डाइनिंग टेबल और वो लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ हवा में तिनकों की तरह उड़ा दी। नीचे ज़मीन पर अपने ही खून के तालाब में पड़ी मायरा की सांसें अब अपनी आखिरी गिनती गिन रही थी। उसका सफ़ेद गाउन अब पूरी तरह से गहरे डार्क मैरून रंग से रंग चुका था। शनाया के सैंडल की वो खौफनाक मार और पेट में लगी वो गोली, मायरा का पूरा जिस्म अब सुन्न पड़ने लगा था। मौत का वो ठंडा और काला साया उसकी आंखों पर छा रहा था। तभी सबसे पहले चॉपर ने उस पथरीली ज़मीन को छुआ। धूल के उस बवंडर और अंधेरे के बीच चॉपर का दरवाज़ा खुला और उसमें से वो इंसान बाहर निकला जिसके सिर्फ नाम से ही इस शहर की रूह कांपती थी। रुद्राक्ष राठौर अपने ब्लैक शर्ट और डार्क पैंट पहनी हुई थी। चॉपर की उस तेज हवा में उसके बाल उड़ रहे थे, लेकिन उसका शरीर एक भारी और खौफनाक चट्टान की तरह बिल्कुल स्थिर था। उसकी चाल में कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, बस एक ऐसा सर्द और मौत जैसा सन्नाटा था जो किसी भी चीख से करोड़ों गुना ज़्यादा भयंकर था। रुद्राक्ष की वो अथाह काली बेजान नज़रें उस पहाड़ी पर घूमी और फिर वो नज़रें ज़मीन पर पड़ी उस खून से लथपथ जान पर जाकर रुक गई। रुद्राक्ष के कदम वहीं के वहीं जम गए। खून, बहुत सारा खून। इस माफिया डॉन ने अपनी ज़िंदगी में खून की नदियाँ देखी थी, लाशों के ढेर देखे थे, लेकिन आज वो खून उसकी अपनी सांसों का था। उस सफ़ेद गाउन को खून में डूबा देखकर रुद्राक्ष के अंदर का वो 10 साल का डरा हुआ बच्चा एक झटके में मर गया और उसकी जगह एक ऐसा खौफनाक शैतान जाग गया जिसकी शांति दुनिया की सबसे बड़ी तबाही की निशानी थी। रुद्राक्ष चीखा नहीं, उसके मुंह से दर्द की एक आह तक नहीं निकली। वो रोया नहीं, बल्कि मायरा को उस हालत में देखकर वो और भी ज़्यादा शांत हो गया। ये शांति इतनी रूह कँपा देने वाली थी कि रुद्राक्ष के पीछे चॉपर से उतरने वाले उसके खूंखार कमांडोज और ब्लैक ऑप्स टीम के कदम भी पीछे हट गए। उन्होंने रुद्राक्ष का ये रूप पहले भी कभी नहीं देखा था। रुद्राक्ष के अंदर जो पागलपन और जो इंतकाम की आग सुलग रही थी, उसने रुद्राक्ष को बाहर से पूरी तरह बर्फ कर दिया था। उसका चेहरा किसी पत्थर की मूर्ति की तरह भावहीन और खौफनाक हो चुका था। रुद्राक्ष ने बहुत ही आहिस्ता से, बिना किसी को कुछ कहे, अपने कदम मायरा की तरफ बढ़ाए। ज़मीन पर पड़ी मायरा ने चॉपर्स की आवाज़ सुनकर बड़ी मुश्किल से अपनी वो भारी और धुंधली आंखें खोली, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी नज़रें सीधा उस खामोश और भारी कदमों से चलते हुए रुद्राक्ष से जा टकराई। मायरा के उस खून से सने, जख्मी और दर्द से तड़पते चेहरे पर रुद्राक्ष को देखते ही एक अजीब सा सुकून आ गया। कबीर का वो सारा धोखा, शनाया की वो दरिंदगी, सब कुछ जैसे पीछे छूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे वो उस ड्रैकुला की गुफा वाले सुरक्षित और डार्क कमरे में वापस आ गई हो। रुद्राक्ष मायरा के बिल्कुल पास आया और उसके खून से सने शरीर के पास उस ठंडी ज़मीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गया। मायरा की सांसें अब एक एक करके टूट रही थी। उसने अपनी वो सूनी और दर्द भरी आंखें रुद्राक्ष की उन खामोश आंखों में डाली। मायरा की होठ कांपे, खून से सने उन होठों ने कोई शिकायत नहीं की, कोई दर्द नहीं बयां किया। उसने बस अपनी आखिरी ताकत बटोरी और एक बहुत ही टूटी हुई, कांपती सी फुसफुसाहट में कहा, मिस्टर डिक्टेटर। ये वो एक लौता नाम था जो मायरा उसे अपने नखरों में, अपने ताने में और अपने उस अजीब से प्यार में बुलाती थी। आज वो नाम सुनते ही रुद्राक्ष की उस बर्फीली खामोशी में एक बहुत ही दर्दनाक दरार आ गई। रुद्राक्ष के वो बड़े भारी और ताकतवर हाथ जो पूरी दुनिया को मुट्ठी में रखते थे, आज पहली बार बहुत ही नज़ाकत से हवा में उठे। उसने अपने दोनों हाथों से मायरा के उस जख्मी और खून से सने चेहरे को इतनी नरमी से छुआ जैसे वो कोई बहुत नाजुक कांच का टुकड़ा हो। आंखें बंद मत कीजिए बीवी। रुद्राक्ष की आवाज़ बिल्कुल फुसफुसाहट जैसी थी, बहुत गहरी, बहुत भारी और एक रोंगटे खड़े कर देने वाले कंट्रोल के साथ। मैं आ गया हूँ। मैंने कहा था ना, मैं टूटी हुई चीज़ों से सख्त नफरत करता हूँ, और आप मेरी हैं। रुद्राक्ष ने बिना किसी हड़बड़ाहट के अपनी ब्लैक शर्ट उतारी। वो अब भी बिना शर्ट के
अपने उस कसरती टैटूज वाले सीने के साथ उस बर्फीली हवा में था। उसने अपनी वो शर्ट बहुत ही सलीके से मायरा के उस गिरते हुए घाव पर रखी और उसे कसकर दबा दिया ताकि खून रुक सके। मायरा की आंखें भारी हो रही थी। रुद्राक्ष की वो परफ्यूम की महक और उसका वो पॉजेसिव स्पर्श उसे सुकून दे रहा था। मुझे नींद आ रही है। मायरा की पलकें झपकने लगी। रुद्राक्ष ने उस खामोश और पत्थर जैसे चेहरे की नसें तन गई। उसकी अथाह काली आंखें में अब वो खौफनाक आग साफ झलक रही थी जो इस पूरी दुनिया को खा जाने के लिए बेताब थी। मैंने आपको सोने की इजाज़त नहीं दी है मिसेस राठौर, रुद्राक्ष ने बहुत ही शांत लेकिन एक डार्क डिक्टेटर वाली टोन में कहा। उसने मायरा के शरीर को बेहद नज़ाकत से अपने उन मजबूत हाथों में उठाया और उसे अपने उस चौड़े सीने से लगा लिया। रुद्राक्ष खड़ा हुआ। मायरा की गर्दन पीछे की तरफ लटक गई थी और वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। रुद्राक्ष ने अपनी बाहों से खून से लथपथ अपनी उस मलिका को उठाया और बिना मुड़े सिर्फ अपनी गर्दन हल्की सी घुमाकर चॉपर के पास खड़े अपने कमांडोज की तरफ देखा। उस खामोश माफिया बॉस की आंखों में जो खून उतरा हुआ था, उसने सिर्फ एक ही ना सुनाई देने वाला हुक्म दिया था, रास्ते में जो भी मिले। रुद्राक्ष की आवाज़ में मौत की ठंडक थी। उसे इस खंडर की मिट्टी में मिला दो और ये शहर, आज इस शहर का एक एक रास्ता, एक एक सिग्नल मेरे चॉपर के लिए बंद रहेगा। वो अपनी मायरा को लेकर चॉपर में बैठ गया। चॉपर हवा में उड़ा। अंदर का सन्नाटा बाहर के शोर से कहीं ज़्यादा गहरा था। रुद्राक्ष मायरा को अपने सीने से लगाए बैठा था। उसका खून रुद्राक्ष के उस नंगे सीने पर लग रहा था, लेकिन रुद्राक्ष की वो ठंडी, खामोश और खौफनाक नजरें मायरा के उस जख्मी चेहरे पर टिकी थी। रुद्राक्ष राठौर का वो पत्थर और पूरी तरह से टूट चुका था और अब सिंडिकेट की उस खामोश शेर का गुरूर टूटता है तो वो तड़पता नहीं है, वो दुनिया जलाता है। और अब शनाया और कबीर की मौत की उल्टी गिनती इस सर्द सन्नाटे के साथ शुरू हो चुकी थी। अगले 25 मिनट बाद शहर के सबसे बड़े और प्राइवेट स्पेशियस केयर हॉस्पिटल की छत पर एक साथ उतरे उन 3 ब्लैक चॉपर की आवाज़ ने पूरे हॉस्पिटल में खलबली मचा दी थी। नीचे के सारे फ्लोर्स और सिंडिकेट के ब्लैक ऑफ कमांडोज ने कुछ ही सेकंड्स में हाईजैक कर लिया था। कोई भी पुलिस, कोई भी मीडिया, यहाँ तक कि कोई दूसरा मरीज भी उस वीआईपी फ्लोर के आसपास नहीं भटक सकता था। चॉपर का दरवाज़ा खुला और रुद्राक्ष बाहर निकला। उसकी बाहों में मायरा थी। रुद्राक्ष ने उस चौड़े बिना शर्ट वाले सीने पर मायरा का गाढ़ा खून पूरी तरह से लिपट चुका था। उसका वो कसरती और टैटूज वाला शरीर इस वक्त किसी जंग से लौटे हुए खूंखार और बेरहम योद्धा की तरह लग रहा था। हॉस्पिटल का चीफ सर्जन और उसकी पूरी टॉप मेडिकल टीम छत पर ही स्ट्रेचर लेकर कांपते हुए खड़ी थी। शहर का बच्चा बच्चा जानता था कि रुद्राक्ष राठौर के सामने हड़बड़ाहट का मतलब सीधा मौत है। रुद्राक्ष अपनी उसी भारी और खामोश चाल में स्ट्रेचर के पास आया। उसने किसी वार्ड बॉय या नर्स को मायरा को छूने तक नहीं दिया। उसने खुद बहुत ही नज़ाकत से मायरा के उस ठंडे पड़ चुके शरीर को स्ट्रेचर पर लिटाया। बॉस, हम इन्हें तुरंत ओटी में ले जा रहे हैं, चीफ सर्जन ने पसीना छोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ बुरी तरह काँप रही थी। सर्जन जैसे ही स्ट्रेचर को आगे बढ़ाने लगा, रुद्राक्ष का वो खून से सना हुआ भारी हाथ अचानक सर्जन के कंधे पर आ टिका। सर्जन की सांसें वहीं रुक गई। रुद्राक्ष ने कोई चीख पुकार नहीं की। उसने अपनी वो अतः काली, बर्फीली और खौफनाक नज़रें उस डॉक्टर की आंखों में गड़ा दी। डॉक्टर, रुद्राक्ष की आवाज़ में जो मौत जैसी शांति थी, उसने उस ठंडी रात की हवा को भी जमा दिया। मेरे हाथों पर लगा ये खून मेरी बीवी का है। इसे साफ करने से पहले मुझे उनकी सांसें वापस चाहिए। अगर ओटी के अंदर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो मैं वादा करता हूँ इस हॉस्पिटल की इमारत कल सुबह का सूरज नहीं देखेगी। डॉक्टर की रूह कांप गई। उसने सिर्फ सिर हिलाया और पूरी टीम स्ट्रेचर को लेकर पागलों की तरह ऑपरेशन थिएटर की तरफ भाग गई। और इसी के साथ ओटी के बाहर का वो लाल बल्ब जल चुका था। उस पूरे लंबे और सफ़ेद कॉरिडोर में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सन्नाटा था। दर्जनों भारी भरकम और हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स भूत बनकर खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो एक गहरी सांस भी ले सके। और उनके बीच रुद्राक्ष राठौर खड़ा था।
उसने अभी तक शर्ट नहीं पहनी थी। वो ओटी के दरवाजे के ठीक बगल वाली दीवार से टेक लगाए खड़ा था। उसका सिर दीवार से टिका था और उसकी नज़रें अपनी उन्हीं खून से सने हाथों पर जमी हुई थी। मायरा का खून अब रुद्राक्ष के हाथों और उसके सीने पर सूखने लगा था। असिस्टेंट डरते हुए आगे बढ़ा। बॉस, आपके लिए साफ शर्ट और पानी। रुद्राक्ष ने बिना अपनी नज़रें हाथों में हटाए बहुत ही धीमी और सर्द आवाज में कहा, पीछे हट जाओ। असिस्टेंट 1 सेकंड में पीछे हट गया। रुद्राक्ष अपने हाथों में लगे उस खून को बहुत गहराई से महसूस कर रहा था। वो खून जो कुछ ही घंटों पहले तक एक जिंदा दिल, मुंहफट और बेखौफ लड़की की रगों में दौड़ रहा था, जो उसे गंदे इंसान कहकर ताने मार रही थी, वो खून अब रुद्राक्ष के सीने पर था। मैंने कहा था ना मायरा, मेरे अंधेरों में आना आपकी सबसे बड़ी गलती है। रुद्राक्ष का वो शांत दिमाग अंदर ही अंदर खुद को चीर रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब आप मेरी आदत बन चुकी है। मैं आपको इस मौत के मुंह से मैं भी अकेला नहीं छोड़ने वाला। 4 घंटे बाद ओटी की वो लाल बत्ती अचानक हरी हो गई। दरवाज़ा खुला और चीफ सर्जन बाहर आया। उसने अपना मास्क नीचे किया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो खुद किसी मौत के मुंह से बाहर आया हो। रुद्राक्ष दीवार से हटा। वो 4 घंटे से लगातार दीवार घूर रहा था। उसकी चाल में कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों का वो खौफनाक सवाल सर्जन को सीधा चीर रहा था। बॉस, सर्जन ने जल्दी से बोलना शुरू किया ताकि रुद्राक्ष का सब्र न टूटे। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। गोली पेट के बाईं तरफ लगी थी। किसी वाइटल ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुंचा है। हमने गोली निकाल दी है। रुद्राक्ष के उस पत्थर जैसे चेहरे की एक नस हल्की सी फड़की। ये उस माफिया बॉस के लिए राहत की सबसे बड़ी निशानी थी। लेकिन बॉस, डॉक्टर की आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। मैम के चेहरे पर किसी नुकीली चीज़ से बहुत गहरे वार किए गए हैं। गाल और होठों के पास काफ़ी अंदर तक कट लगे हैं। हमने स्टिचेस लगा दिए हैं, लेकिन उन्हें ठीक होने में और दर्द जाने में बहुत वक्त लगेगा। और खून बहुत ज़्यादा बह गया था, इसलिए वो अभी बेहोश हैं। चेहरे पर वार, ये शब्द सुनते ही रुद्राक्ष की उन काली आंखों में जो एक खौफनाक और शैतानी आग भड़की। उसने वहाँ मौजूद हर इंसान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। शनाया ने मायरा के चेहरे पर सैंडल रखा था। ये बात अब रुद्राक्ष के उस डार्क रिवेंज वाले दिमाग में छप चुकी थी। उन्हें कहाँ शिफ्ट किया है? रुद्राक्ष ने बहुत ही ठंडी आवाज़ में पूछा। वीआईपी आईसीयू में बॉस। वीआईपी आईसीयू, सफ़ेद रंग का वो बड़ा सा कमरा जिसमें कई मशीनों की बीप की आवाज़ गूंज रही थी। रुद्राक्ष ने कमरे का दरवाज़ा खोला। उसकी वो डार्क और खौफनाक परछाई उस सफ़ेद और स्टराइल कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा मायरा बेड पर बेसुध लेटी थी। उसका वो खूबसूरत और चुलबुला चेहरा अब पीला पड़ चुका था। उसके गाल और होठों के एक तरफ सफ़ेद पट्टियाँ बंधी थी, जिसमें से अभी भी हल्का हल्का लाल खून गिर रहा था। उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था और हाथों में कई ड्रिप लगी थी। रुद्राक्ष धीरे धीरे चलकर बेड के पास आया और कुर्सी खींचकर मायरा के बिल्कुल करीब बैठ गया। उस दानव ने बहुत ही नज़ाकत से अपने उस खून से सने भारी हाथ को आगे बढ़ाया और मायरा के उस छोटे से ठंडे हाथ को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। रुद्राक्ष ने मायरा के उस ठंडे हाथ को उठाया और बहुत ही आहिस्ता से, बहुत ही इत्मीनान और एक डार्क पॉजिटिवनेस के साथ उसके पोरों पर अपने होठ रख दिए। आप वाकई बहुत बागी हैं मिसेस राठौर। रुद्राक्ष ने मायरा के उस शांत और जख्मी चेहरे को देखते हुए अपनी भारी और मखमली आवाज़ में फुसफुसाया। मुझे चकमा देकर मुझसे दूर जाकर मौत के इस बिस्तर तक पहुंच गई। रुद्राक्ष का अंगूठा मायरा के हाथ को बहुत ही प्यार से सहलाने लगा। लेकिन अब ये आपकी आखिरी बगावत थी। रुद्राक्ष की आंखों में अब वो माफिया वाला पागलपन और एक आशिक की सनक पूरी तरह उतर आई थी। अब मैं आपको अपनी परछाई से भी दूर नहीं जाने दूंगा। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा थोड़ा और करीब किया। बस एक बार अपनी ये खूबसूरत आंखें खोलिए मायरा। रुद्राक्ष की आवाज़ में जो गहराई थी वो किसी को भी रुला सकती थी। फिर आप देखिएगा आपके इस डिक्टेटर का वो खौफनाक रूप, जिसे देखकर मौत भी अपना रास्ता बदल लेती है। जिस चेहरे ने आपको ये दर्द दिया है, उस चेहरे को मैं इस दुनिया से ऐसे मिटाऊंगा कि इतिहास भी कांप उठेगा। रुद्राक्ष वहीं बैठा रहा,
बिना शर्ट के अपने सीने पर मायरा का खून लगाए। वो सिंडिकेट का खूंखार शेर आज अपनी घायल मलिका के पहरेदार की तरह उस सफ़ेद कमरे में किसी काली मौत के साए की तरह खामोशी से इंतज़ार कर रहा था। हॉस्पिटल के उस सफ़ेद और शांत कमरे में सिर्फ वेंटिलेटर और हाई मॉनिटर की बीप बीप आवाज़ गूंज रही थी। रुद्राक्ष पिछले 12 घंटों से उसी कुर्सी पर बैठा था। उसने अभी तक अपनी जगह नहीं छोड़ी थी। मायरा का वो पीला और जख्मी चेहरा उसकी आंखों के सामने से एक पल के लिए भी नहीं हट रहा था। मायरा की सांसें चल रही थी, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि शरीर के से बहुत ज़्यादा खून बह जाने और भयंकर ट्रॉमा की वजह से मायरा को होश आने में कम से कम 48 घंटे लगेंगे। तभी आईसीयू का दरवाज़ा बहुत ही आहिस्ता से खुला। रुद्राक्ष का सबसे खास और खूंखार असिस्टेंट देव दबे पांव अंदर आया। उसके हाथ में एक ब्लैक टैबलेट और एक पारदर्शी प्लास्टिक बैग था। देव के चेहरे पर पसीना था, क्योंकि वो जानता था कि वो जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया है उसके बाद इस शहर में खून की नदियाँ बहने वाली है। बॉस, देव ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा। रुद्राक्ष ने मायरा के ठंडे हाथ को बहुत ही नज़ाकत से अपनी मुट्ठी में पकड़े रखा और बिना अपनी नज़रें मायरा के चेहरे से हटाए अपनी उसी भारी और खौफनाक खामोशी में पूछा, बोलो। बॉस, बेसमेंट में कबीर से सारी सच्चाई उगलवा ली गई है। देव की आवाज़ काँप रही थी। वो कोई गरीब या अनाथ लड़का नहीं है। वो शहर के टॉप बिल्डर का बेटा है और शनाया का बॉयफ्रेंड है। ये ब्लैकमेलिंग, वो किडनैपिंग, सब कुछ एक नाटक था। शनाया ने मैम को टॉर्चर करने और उन्हें तोड़ने के लिए सालों से ये जाल बिछाया था। रुद्राक्ष का अंगूठा जो मायरा के हाथ को सहला रहा था अचानक रुक गया। देव ने अपनी बात पूरी की और बॉस, उस खंडर में कबीर के गोली मारने के बाद शनाया ने मैम के खून से सने चेहरे पर थूका था और अपनी हील से मैम के चेहरे को कुचला था। विक्रम सूर्यवंशी को ये सब पता था, बल्कि फ़ोन पर उसने इस बात का जश्न भी मनाया था। आईसीयू के उस ठंडे कमरे का तापमान अचानक जैसे -डिग्री में चला गया। रुद्राक्ष ने बहुत ही आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की। उसने कोई चीख नहीं निकाली, कोई मेज नहीं तोड़ी, लेकिन उसके जबड़े की नसें इतनी भयंकर तरीके से तन गई थी कि उसके गले से एक बहुत ही खौफनाक क्रैक की आवाज़ आई। डॉक्टर ने क्या कहा है देव? रुद्राक्ष ने आंखें बंद किए हुए ही पूछा। जी बॉस, मैम को होश आने में पूरे 48 घंटे लगेंगे। रुद्राक्ष ने अपनी अथाह काली, खौफनाक और मौत बरसाने वाली आंखें खोली। उसने मायरा के उस जख्मी चेहरे को देखा। उसके गाल पर शनाया के सैंडल के गहरे निशान अभी भी पट्टियों से के नीचे से छिल रहे थे। रुद्राक्ष अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसने मायरा के माथे पर एक बहुत ही सॉफ्ट, गहरा और पॉजिटिव किस किया। 48 घंटे। रुद्राक्ष की उस सर्द और भारी फुसफुसाहट ने देव की रूह कांपा दी। इन 48 घंटों में मेरी बीवी तो सोएगी, लेकिन इस शहर का वो सूर्यवंशी खानदान जिंदा मौत का ऐसा नंगा नाच देखेगा कि ऊपर बैठा खुदा भी कांप उठेगा। रुद्राक्ष कमरे से बाहर निकला। उसने अपनी ब्लैक शर्ट पहनी, अपनी गन को अपनी कमर में सेट किया और अपनी उस डिक्टेटर वाली खौफनाक चाल में हॉस्पिटल के बाहर निकल गया। सिंडिकेट का सबसे खामोश और सबसे खूंखार शैतान अब आज़ाद हो चुका था। रात 2 बजे सूर्यवंशी मैंसन, सूर्यवंशी हवेली में जश्न का माहौल था। विक्रम सूर्यवंशी अपने आलीशान ड्राइंग रूम में महंगी स्कॉच पी रहा था और शनाया अपने बेडरूम में ब्यूटी स्लीप ले रही थी, ये सोचकर कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए निकल चुका है। तभी पूरी हवेली की लाइट्स अचानक कट गई। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, हवेली की भारी शीशे के दरवाजे किसी बम के धमाके की तरह टूटकर बिखरे। दर्जनों ब्लैक ऑफ कमांडर्स, जिनके चेहरों पर नकाब और हाथों में लेजर गन्स थी, हवेली में भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। कौन हो तुम लोग? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? विक्रम चिल्लाया। एक कमांडोज ने अपनी राइफल का पिछला भारी हिस्सा पूरी ताकत से विक्रम के मुंह पर दे मारा। विक्रम के कई दांत टूट गए और वो खून थूकता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। ऊपर बेडरूम में शनाया चीखती हुई उठी।
दो कमांडोज ने उसे उसके बालों से जकड़ा और घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले आए। उसकी रेशमी नाइट गाउन फट गई, उसका घमंड मिट्टी में मिल गया। छोड़ो मुझे, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? शनाया पागलों की तरह चीख रही थी। उन्हें जानवरों की तरह घसीटकर बाहर खड़ी काली वैन में फेंक दिया गया। सूर्यवंशी खानदान का वो सारा रुतबा, वो गुरूर चंद सेकंड में रुद्राक्ष राठौर के जूतों की धूल बन चुका था। सिंडिकेट का द ब्लैक रूम, मौत का तहखाना। शनाया और विक्रम के चेहरों से जब काले बोरे हटाए गए तो उनके सामने एक ऐसा नज़ारा था जिसने उनकी रगों में बहते हुए खून को पूरी तरह बर्फ कर दिया। ये एक विशाल खुरदरी कंक्रीट की दीवारों वाला अंडरग्राउंड तहखाना था। सीलन और ताज़े खून की सड़ांत हवा में घुली हुई थी। आह आह! शनाया की एक रूह कपा देने वाली चीख निकली। उसके ठीक सामने हवा में भारी लोहे की जंजीरों से कबीर उल्टा लटका हुआ था। कबीर का दायां हाथ, जिससे उसने मायरा को गोली मारी थी, पूरी तरह से कुचला जा चुका था। उसके शरीर की खाल कई जगह से छील दी गई थी और वो अपने ही खून के तालाब में उल्टा लटक कर अधमरी हालत में करहा रहा था। कबीर! शनाया खौफ से पीछे खिसकते हुए चिल्लाई। विक्रम के भी होश उड़ चुके थे। तभी उस तहखाने का वो भारी लोहे का दरवाज़ा चीखते हुए खुला। अंधेरों को चीरते हुए उन भारी और खौफनाक कदमों की ठक ठक आवाज़ गूंजी। रुद्राक्ष राठौर अंदर दाखिल हुआ। उसने एक क्रिस्टल ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी स्लीव्स उसने कोहनियों तक मोड़ रखी थी। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, बस एक ऐसा बर्फीला सन्नाटा था जो मौत को से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। रुद्राक्ष के एक हाथ में एक बेहद भारी और धारदार कस्टमाइज हंटिंग नाइफ थी और उसके दूसरे हाथ में वो डार्क रेड कलर का सैंडल था जो शनाया ने उस खंडर में पहना था। रुद्राक्ष बहुत ही आहिस्ता से चलते हुए उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। रुद्राक्ष! विक्रम खून थूकते हुए गिड़गिड़ाया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा ससुर हूँ, मायरा का बाप हूँ मैं। रुद्राक्ष ने बिना पलक झपकाए अपनी कमर से गन निकाली और सीधे विक्रम के बाएं घुटने पर गोली मार दी। आह! विक्रम दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गोल गोल घूमने लगा। रिश्ते? रुद्राक्ष ने बहुत ही शांत और सर्द लहजे में कहा। रिश्ते इंसानों से बनाए जाते हैं मिस्टर सूर्यवंशी, सुअरों से नहीं। और आपने अपनी बेटी का सौदा करके अपनी वो इंसानियत उसी दिन खो दी थी। रुद्राक्ष अब शनाया की तरफ मुड़ा। शनाया खौफ से कांप रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो अपने घुटनों के बल खिसकती हुई रुद्राक्ष के पैरों में गिर पड़ी। जीजा जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। शनाया फूट फूट कर रोते हुए गिड़गिड़ाई। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कबीर का प्लान था। प्लीज़ जीजा जी, मुझे छोड़ दीजिए। रुद्राक्ष ने अपनी ठंडी नज़रें नीचे की। जीजा जी? रुद्राक्ष की आवाज़ में जो जहर और जो खौफनाक तंज था, उसने शनाया की सांसें रोक दी। आपने तो मेरी बीवी को एक नौकरानी की नाजायज़ औलाद कहा था ना? रुद्राक्ष अपनी उसी शांत चाल में शनाया के बिल्कुल पास झुका। फिर आज ये खानदानी रिश्ता कहाँ से आ गया शनाया? रुद्राक्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शनाया के बालों को इतनी बेरहमी से जकड़ा कि शनाया की चीख निकल गई। उसने शनाया का चेहरा झटके से ऊपर उठाया। रुद्राक्ष ने वो रेड सैंडल शनाया के आंखों के बिल्कुल सामने कर दिया। क्या ये वही सैंडल है? रुद्राक्ष की आवाज़ एक फुसफुसाहट थी, लेकिन उसमें मौत का तांडव था। क्या ये वही हील है जो आपने मिसेस राठौर के चेहरे पर रखी थी? शनाया बुरी तरह कांपने लगी। नहीं, प्लीज़। आह! रुद्राक्ष के अंदर का वो शैतान अब पूरी तरह से बाहर आ चुका था। आपको अपने इस खूबसूरत चेहरे पर और अपनी इस रईसी पर बहुत गुरूर था ना? रुद्राक्ष ने शनाया के बालों को छोड़ा और अगले ही सेकंड रुद्राक्ष ने अपने भारी मिलिट्री कॉम्पैक्ट बूट को सीधा शनाया के चेहरे पर रखकर पूरी ताकत से दबा दिया। आह! शनाया की एक रूह कपा देने वाली दर्दनाक चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। उसके नाक की हड्डी टूटने की आवाज़ साफ सुनाई दी थी। रुद्राक्ष ने अपना बूट शनाया के चेहरे पर उसी बेरहमी से रगड़ा जैसे शनाया ने मायरा के साथ किया था। शनाया का वो घमंडी और खूबसूरत चेहरा कुछ ही सेकंड्स में खून से लथपथ हो गया। मेरी बीवी के चेहरे पर जो निशान है। रुद्राक्ष ने बूट हटाते हुए अपनी हंटिंग नाइफ को हवा में घुमाया।
उसका दर्द तो 48 घंटों में कम हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे इस चेहरे पर आज वो खूबसूरती उकेरने वाला हूँ शनाया कि आईना भी तुम्हें देखकर खौफ से टूट जाएगा। रुद्राक्ष ने बिना किसी रहम के उस भारी चाक की नोक शनाया के गाल पर रखी। नहीं, प्लीज नहीं। शनाया पागलों की तरह तड़पी। रुद्राक्ष के चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं थी। उसने बहुत ही ठंडे दिमाग से उस चाकू को शनाया के गाल पर गहराई से चीर दिया। शनाया की चीखें तहखाने की दीवारों को फाड़ रही थी। उसका चेहरा, उसका गुरूर, उसका वो सारा घमंड रुद्राक्ष ने हमेशा हमेशा के लिए काट कर फेंक दिया था। इसे जिंदा रखना। रुद्राक्ष ने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया, इसके चेहरे पर तेजाब डालो। मैं चाहता हूँ कि जब तक ये जिंदा रहे हर रोज आईने में अपनी ये औकात देखे। शनाया खून से लथपथ, दर्द से तड़पती हुई जमीन पर बेहोश हो गई। रुद्राक्ष अब उल्टा लटके हुए कबीर की तरफ बढ़ा। कबीर की आंखें बाहर आ चुकी थी। वो मौत की भीख मांग रहा था। मायरा ने तुम्हें अपनी इकलौती दुनिया माना था। रुद्राक्ष ने पास रखी एक ब्लो टॉर्च को जलाते हुए कहा। ब्लो टॉर्च की नीली और खौफनाक आग तहखाने में चमकने लगी और तुमने उस पर अपनी गन तानी। एक नकली आशिक हजार नकली मौतें मारता है, लेकिन तुम्हारी मौत बहुत असली और बहुत दर्दनाक होगी। मुझे मार दो, कबीर रूंधे हुए गले से बोला। मौत तो बहुत आसान सजा है। रुद्राक्ष ने वो जलती हुई ब्लो टॉर्च कबीर के उस हाथ पर लगा दी जिससे उसने ट्रिगर दबाया था। मांस के जलने की वो भयंकर बदबू और कबीर की वो रूह कपा देने वाली चीखें पूरे तहखाने में गूंजने लगी। रुद्राक्ष बिना पलक झपकाए उस हाथ की सारी स्किन को पिघलते हुए देख रहा था। कबीर भी तड़प तड़प कर आखिरकार बेहोश हो गया। रुद्राक्ष ने ब्लो टॉर्च बंद की और आखिर में जमीन पर तड़प रहे विक्रम सूर्यवंशी की तरफ देखा कि विक्रम दर्द और खौफ के साथ अपना ही यूरियन पास कर चुका था। रुद्राक्ष ने अपने असिस्टेंट देव की तरफ देखा और सिर्फ 2 लफ्ज कहे, कॉल लगाओ। देव ने तुरंत एक कॉल किया। रुद्राक्ष ने विक्रम की आंखों में झांकते हुए अपनी उस मौत जैसी शांत आवाज में कहा, तुम्हें अपने इस सूर्यवंशी एम्पायर और अपने पैसों पर बहुत गुरूर था ना विक्रम। तुमने अपनी बेटी को इन्हीं पैसों के लिए दांव पर लगाया था। रुद्राक्ष ने अपनी घड़ी देखी। ठीक 2 मिनट पहले तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट हैक करके फ्रीज कर दिए गए हैं। तुम्हारी कंपनी के सारे शेयर्स डंप कर दिए गए हैं और तुम्हारे उन 4 आलीशान होटल्स में मेरे आदमियों ने आग लगा दी है। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम अब एक भिखारी हो विक्रम सूर्यवंशी। रुद्राक्ष ने एक शैतानी लेकिन सर्द मुस्कान के साथ कहा, इसकी दोनों टांगें काट दो और इसे शहर की सबसे गंदी बस्ती की नाली में फेंक आओ। साथ ही इसकी सारी कंपनी बर्बाद कर दो। इसकी बीबी की भी जीभ काट देना जिससे वो जिंदा में भी कभी भी कुछ बोल ना पाए और ये अपनी पूरी जिंदगी उसी गंदगी में रेंग कर गुजारेगा जहाँ से इसने मेरी बीबी को निकालने से इनकार किया था। रुद्राक्ष मुड़ा और तहखाने के उस भारी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पीछे से विक्रम की टांगे काटे जाने की वो रूह कपा देने वाली चीखें आ रही थी, लेकिन रुद्राक्ष के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी आस्तीन नीचे की। उसका इंतकाम, उसका वो टांडा पूरा हो चुका था। शनाया का गुरूर कट चुका था। कबीर भस्म हो चुका था। विक्रम सड़कों पर आ चुका था। 46 घंटे बाद वीआईपी आईसीयू हॉस्पिटल के उस शांत कमरे में रुद्राक्ष अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसने एक फ्रेश और साफ ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी जिससे एक बहुत ही हल्की, ठंडी और मादक मिंट की महक आ रही थी। वो अब कोई खूंखार शैतान नहीं लग रहा था। वो सिर्फ एक इंतज़ार करता हुआ पति था। ठीक 48 घंटे पूरे होने वाले थे तभी आईसीयू का दरवाज़ा बहुत आहिस्ता से खुला। असिस्टेंट देव अंदर आया। वो लगातार 48 घंटों से जाग रहा था और बॉस के लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आया था, लेकिन देव की किस्मत उस वक्त ख़राब हो गई। वो जैसे ही रुद्राक्ष के पास पहुंचा, नींद की कमी और थकान की वजह से उसका पैर कुर्सी के पाइप से हल्का सा उलझा। देव का संतुलन बिगड़ा और गर्मा गर्म ब्लैक कॉफ़ी का एक बड़ा हिस्सा रुद्राक्ष की उस साफ नई ब्लैक शर्ट पर गिर गया। देव की रूह कांप गई। उसके हाथ से कॉफ़ी का कप छूटते छूटते बचा। बॉस, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा ध्यान
देव हकलाने लगा। उसे लगा कि आज उसकी भी जान जाने वाली है। रुद्राक्ष ने कोई आवाज़ नहीं की, उसने कोई चीख नहीं निकाली, बस अपनी वो ठंडी और सर्द नज़रें उठाकर देव को देखा। उस एक नज़र से ही देव का खून जम गया। रुद्राक्ष ने बहुत ही खामोशी से अपने शर्ट के बटन खोले। वो गर्म कॉफ़ी उसकी स्किन पर भी लग रही थी। उसने झटके से वो शर्ट उतारी और उसे पास रखे काउच पर फेंक दिया। दूसरी शर्ट निकालो, रुद्राक्ष ने अपनी उसी भारी और शांत आवाज़ में हुक्म दिया और अपना सीना साफ करने के लिए तौलिया उठाया। देव तुरंत बैग से दूसरी शर्ट निकालने के लिए पलटा। रुद्राक्ष भी अपनी बिना शर्ट के ही था। उसका वो चौड़ा, कसरती और डार्क टैटूज वाला सीना उस सफ़ेद कमरे में एक अलग ही खौफनाक और रफ वाइब दे रहा था। तभी आईसीजी मशीन की बीप की वो रिदर अचानक बदल गई। रुद्राक्ष का हाथ वहीं रुक गया। उसने शर्ट या तौलिए की परवाह किए बिना पलक झपकते ही वापस बेड की तरफ उलांग लगाई। मायरा के हाथ की एक उंगली बहुत ही आहिस्ता से फड़की। रुद्राक्ष की सांसें वहीं थम गई। उसकी अथाह काली आंखों में जो इंतजार और जो बेकरारी थी वो अब एक सुकून में बदल रही थी। मायरा की उन घनी पलकों में एक हल्की सी हरकत हुई, बहुत ही धीरे धीरे, जैसे किसी गहरी और खौफनाक नींद से आज़ाद होकर मायरा ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी नज़रें धुंधली थी। ऑक्सीजन मास्क और गाल पर लगी उन भारी पट्टियों के बीच से जब वो धुंधली रोशनी साफ हुई तो सामने उसे वही चेहरा दिखा जो उसे मौत के मुंह से खींच कर लाया था। उसका डिक्टेटर। रुद्राक्ष के उन सख्त और सर्द होठों पर अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार एक बेहद सुकून भरी, असली और खूबसूरत मुस्कान उभर आई। उसने मायरा का हाथ अपने गाल से लगा लिया। गुड मॉर्निंग मिसेस राठौर, रुद्राक्ष ने बहुत ही मखमली और पॉजेसिव आवाज़ में फुसफुसाया। मायरा का वो सुन पड़ा दिमाग अभी अभी मौत के सन्नाटे से लौट कर आया था। उसने अपनी वो थकी हुई भरी आंखें एक पल के लिए रुद्राक्ष के चेहरे पर टिकाई और फिर उसकी नज़रें थोड़ा नीचे खिसकी, सीधे रुद्राक्ष के उस चौड़े बिना शर्ट वाले नंगे सीने पर। पेट में लगी गोली का दर्द, चेहरे पर लगे वो टाके, सब कुछ बहुत भयंकर था। लेकिन मायरा तो आखिर मायरा थी। उसका वो चुलबुला और बागी अंदाज मौत से भी नहीं हार सकता था। सच में मायरा की आवाज़ ऑक्सीजन मास्क के नीचे से बहुत ही कमज़ोर, रूंधी हुई और टूटी हुई आई। तुमने फिर से शर्ट नहीं पहनी। रुद्राक्ष हल्का सा चौंका। इस दुनिया में कोई तो ऐसी जगह होगी। मायरा अपनी सांसें बटोरते हुए अपनी सूनी आंखों से उसे घूर कर फुसफुसाई, जहां तुम पूरे कपड़ों में रह सको मिस्टर डिक्टेटर, हॉस्पिटल को तो बख्श देते। ये सुनते ही रुद्राक्ष के सीने के अंदर का वो सारा खौफ, वो 48 घंटे की तड़प और वो सारा बारूद एक बेहद खूबसूरत और गहरी हंसी में पिघल गया। वो हंस रहा था खामोशी से, लेकिन उसकी आंखों में मायरा के लिए एक अथाह प्यार छलक रहा था। आप नहीं सुधरेंगी ना बीबी जी, मौत के मुंह से बाहर निकली हैं। रुद्राक्ष ने झुककर बहुत ही नज़ाकत से मायरा के माथे को चूम लिया। रुद्राक्ष का वो स्पर्श, वो गर्माहट जैसे ही मायरा को महसूस हुई, मायरा के जीनियस दिमाग ने अचानक वो सारी पुरानी यादें प्रोसेस करना शुरू कर दिया। वो फेरी लाइट्स, वो कबीर के हाथों में पिस्तौल, वो पेट में उतरी हुई ठंडी गोली, शनाया की वो चुपती हुई हंसी, कबीर का शनाया को किस करना। मायरा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका वो नकली प्यार, उसकी वो सालों की उम्मीद, सब कुछ एक खौफनाक धोखा था। उसकी पूरी दुनिया एक मजाक थी। कबीर। मायरा की सांसें अचानक उखड़ने लगी। ईसीजी मशीन की बीप तेज हो गई। उसके चेहरे पर एक भयंकर दर्द और खौफ उभर आया। शांत हो जाइए। रुद्राक्ष ने तुरंत अपने दोनों हाथों से मायरा के चेहरे को बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपनी हथेलियों में थाम लिया। उसकी आवाज़ में एक ऐसी ढाल थी जो दुनिया के हर दर्द को रोक सकती थी। सब खत्म हो गया है मायरा, सब कुछ खत्म हो गया है। रुद्राक्ष ने मायरा की आंखों में आंखें डालते हुए बहुत ही ठहराव और भरोसे के साथ कहा, आपके सारे बुरे सपने, शनाया, कबीर, वो हवेली, सब हमेशा के लिए जलकर राख हो चुके हैं। अब कोई आपको दर्द नहीं दे सकता। मायरा ने रुद्राक्ष की उन काली आंखों में देखा। उन आंखों में कोई धोखा नहीं था, कोई साजिश नहीं थी।
वहाँ सिर्फ एक ऐसा पागलपन था जो मायरा की एक खरोच के लिए पूरी दुनिया को आग लगा सकता था। जिस इंसान को वो हमेशा शैतान समझती थी, आज उसी शैतान ने अपनी जान पर खेलकर उसे उस नर्क से निकाला था। मायरा के वो रुके हुए आंसू अब उसके गालों से होते हुए बहने लगे। उसकी आंखों में समंदर भर आया। मैं पूरी तरह से अकेली हूँ रुद्राक्ष। मायरा फूट फूट कर रोने लगी। उसका दिल इतना बुरी तरह टूट चुका था कि उसकी सिसकियाँ उस आईसीयू के कमरे को भी रुला रही थी। मेरा कोई नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। आप अकेली नहीं हैं। रुद्राक्ष ने बिना एक पल भी देरी किए अपनी बाहें मायरा के इर्द गिर्द डाली और उसे बहुत ही नज़ाकत से, ताकि उसके टाकों पर जोर ना पड़े, अपने उस चौड़े गर्म सीने से लगा लिया। रुद्राक्ष की वो परफ्यूम की महक, उसके दिल की वो मजबूत धड़कन और उसकी वो बाहें मायरा के लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह बन चुकी थी। आप मेरी हैं। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा मायरा के बालों में छुपाते हुए एक बहुत ही गहरी और रूह कपा देने वाली पॉजेसिव आवाज़ में कहा, और जब तक मेरी रगों में खून है, आप इस दुनिया में कभी अकेली नहीं हो सकती। मैं आपकी दुनिया हूँ मिसेस राठौर, और इस दुनिया में सिर्फ आपका हुक्म चलेगा। मायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कांपते हुए छोटे हाथों से रुद्राक्ष के नंगे सीने को कसकर पकड़ लिया। उसका वो सारा दर्द, वो सारा धोखा रुद्राक्ष की उस बाहों के घेरे में आकर आंसुओं के जरिए बाहर बह रहा था। ये महज एक हॉस्पिटल का कमरा नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे इश्क की जो खून, बगावत और इंतकाम की आग में तपकर अब कुंदन बन चुका था। रुद्राक्ष के उस गर्म और चौड़े सीने पर सिर रखकर अपनी सारी आज़ादी, अपना सारा दर्द आंसुओं में बहाने के बाद मायरा को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भारी होने लगी। दवाइयों का असर और उस डिक्टेटर की बाहों का वो सुकून, दोनों ने मिलकर मायरा को एक बेहद गहरी और सुरक्षित नींद के आगोश में ढकेल दिया। वो रुद्राक्ष की बाहों में ही उसके नंगे सीने को अपने छोटे हाथों में कसकर पकड़े हुए सो गई। रुद्राक्ष ने महसूस किया कि मायरा की सांसें अब शांत हो चुकी है। उसने बहुत ही नज़ाकत से मायरा को वापस तकिए पर लेटाया, लेकिन मायरा की उंगलियां ने अभी भी रुद्राक्ष का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। रुद्राक्ष ने अपना हाथ नहीं छुड़ाया, वो वहीं उसी पोजीशन में बैठा रहा। कुछ देर बाद आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर्स चेकअप के लिए अंदर आया, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर डॉक्टर के कदम वहीं जम गए। शहर का वो खूंखार माफिया डॉन बिना शर्ट के बैठा था और उसकी बीवी ने उसका हाथ पकड़ कर रखा था। रुद्राक्ष ने बिना अपनी गर्दन घुमाए सिर्फ अपनी उन खौफनाक आंखों से डॉक्टर को देखा और अपने होठों पर उंगली रखकर एक सर्द, बिना आवाज़ का हुक्म दिया। डॉक्टर ने कांपते हुए हाथ से मायरा की ड्रिप चेक की और बिना एक भी शब्द बोले उल्टे पांव वहां से बाहर निकल गया। एक हफ्ते बाद राठौर मैंशन, एक हफ्ता बीत चुका था। मायरा की हालत में अब काफ़ी सुधार था, लेकिन ठीक नहीं थी और उसके रूम को डॉक्टर के रूम से में कनेक्ट कर दिया था। पेट का घाव भर रहा था और चेहरे के टाके भी काटे जा चुके थे। आज मायरा को डिस्चार्ज किया जा रहा था। हॉस्पिटल के बाहर सिंडिकेट की ब्लैक गाड़ियों का एक पूरा काफिला खड़ा था। मायरा ने एक बेहद खूबसूरत लूज फिटिंग का ग्रीन रंग का गाउन पहना हुआ था, जो रुद्राक्ष ने खास तौर पर उसके लिए मंगवाया था। उस गहरे हरे रंग में मायरा का वो निखार और भी ज़्यादा उभर कर आ रहा था। मायरा व्हील चेयर पर नहीं, बल्कि रुद्राक्ष की मजबूत बाहों में थी। रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में उठा रखा था। मैं चल सकती हूँ रुद्राक्ष। मायरा ने अपने दोनों हाथ रुद्राक्ष के गले में डालते हुए हल्की सी झेप के साथ फुसफुसाया। आसपास सैकड़ों गार्ड सिर झुकाए खड़े थे। मैंने आपसे पूछा नहीं है मिसेस राठौर। रुद्राक्ष ने बहुत ही स्मूथली उसे कार की पिछली सीट पर बिठाया और खुद उसके बगल में आकर बैठ गया। डॉक्टर ने कहा है कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ने या ज़्यादा चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने आपको कंप्लीट बेड रेस्ट लेना है। मायरा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ खिड़की के बाहर देखा। जब कार राठौर मैंशन के उन भारी लोहे के गेट्स के से अंदर दाखिल हुई तो मायरा के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। कुछ दिन पहले जब वो इस हवेली में भागी थी
तो उसे ये एक सोने का पिंजरा और एक ड्रैकुला की गुफा लगती थी। लेकिन आज इस हवेली की वो डार्क चारकोल दीवारें, वो भारी सिक्योरिटी, वो सन्नाटा मायरा को दुनिया की सबसे महफूज जगह लग रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये उसका घर है। रुद्राक्ष ने उसे कार से वापस अपनी बाहों में उठाया और सीधा अपने उस डार्क और खौफनाक मास्टर बेडरूम में ले गया। उसने बहुत ही नज़ाकत से मायरा को उस भारी ब्लैक सिल्क के बेड पर लिटाया और उसके ऊपर रजाई डाल दी। मारिया आपके लिए सूप लेकर आ रही है, रुद्राक्ष ने कहा और मुड़कर अपने कोट के बटन खोलने लगा। तभी मायरा की नज़र बेड के सामने लगे उस बड़े से आईने पर पड़ी। पिछले एक हफ्ते से हॉस्पिटल में मायरा ने अपना चेहरा नहीं देखा था। आज जब उसकी नज़र आईने में अपने चेहरे पर पड़ी तो उसकी सांसें अटक गई। उसके उस बेदाग और खूबसूरत चेहरे पर गाल से लेकर होठों के किनारे तक एक बहुत ही गहरी, हल्का लाल और अजीब सा निशान था। ये वही निशान था जहाँ शनाया ने अपनी हील से उसे कुचाला था। मायरा का हाथ कांपते हुए अपने गाल तक गया। वो निशान बहुत साफ दिख रहे थे। ये मायरा की आवाज़ कांप गई। उसकी आंखों में अचानक आंसू बह गए। रुद्राक्ष तुरंत पलटा। उसने देखा कि मायरा आईना को घूर रही है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। रुद्राक्ष एक ही सेकंड में बेड के पास आया और मायरा के सामने बैठ गया। मायरा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? रुद्राक्ष की आवाज़ में एक पजेसिव बेचैनी आ गई। मैं कितनी बदसूरत हो गई हूँ ना रुद्राक्ष। मायरा ने अपने हाथों से अपना चेहरा छू लिया और रोने लगी। ये निशान, ये कभी नहीं जाएंगे। शनाया ने मेरा चेहरा। रुद्राक्ष ने उस शांत और पत्थर जैसे चेहरे पर एक अजीब सी तड़प उभर गई। उसने अपने भारी हाथों से मायरा के दोनों हाथों को उसके चेहरे से हटाया। मेरी आंखों में देखिए बीबी, रुद्राक्ष ने बहुत ही भारी और एक अथॉरिटी वाले लहजे में कहा। मायरा ने अपने आंसुओं से भीगी आंखें उठाई। रुद्राक्ष थोड़ा आगे झुका। उसने अपना अंगूठा मायरा के गाल पर मौजूद उस खुरदरे निशान पर रखा और उसे बहुत ही प्यार से एक इबादत की तरह सहलाने लगा। ये निशान आपकी बदसूरती नहीं है। रुद्राक्ष की आवाज़ इतनी गहरी और नसीली थी कि मायरा की धड़कनें तेज हो गई। ये निशान मेरी उस नालायकी का सबूत है कि मैं आप तक पहुंचने में लेट हो गया। ये मेरी हार है मायरा, आपकी नहीं। लेकिन अगर आपको ये निशान नहीं पसंद तो मैं वादा करता हूँ ये यहाँ पर नहीं रहेगा। रुद्राक्ष ने अपना चेहरा मायरा के बिल्कुल करीब किया और उस निशान पर जहाँ कभी शनाया की हील थी वहाँ अपने गर्म और सर्द होठ रख दिए। मायरा की सांसें वहीं अटक गई। रुद्राक्ष का वो किस कोई हवस या अट्रैक्शन नहीं था, वो एक इबादत थी, एक ऐसा सम्मान था जिसने मायरा की रूह के सारे घाव भर दिए। रुद्राक्ष ने अपने होठ हटाए और मायरा की आंखों में झांकते हुए बोला, और मेरे लिए इन निशानों से ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि ये मुझे याद दिलाते हैं कि मेरी बीवी ने मौत से लड़कर मेरे पास वापस आने की जंग जीती है। मायरा का दिल जैसे मोम की तरह पिघल गया। अब ज़्यादा हो रहा है, हम इतने भी क्लोज नहीं हैं। मायरा ने अपने आंसू पोंछते हुए एक हल्की सी चुलबुली मुस्कान के साथ कहा। रुद्राक्ष के होठों पर एक बहुत ही मादक मुस्कान आ गई। हाँ ठीक है, बाकी बाद में कर सकते हैं, अभी आप आराम करिए। रुद्राक्ष ने मायरा के माथे से बाल हटाते हुए कहा, मुझे अपने कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। अधूरे काम? मायरा ने चौंक कर पूछा। रुद्राक्ष की आंखों में वो माफिया वाला खौफनाक सन्नाटा वापस आ गया। कुछ भी नहीं, माफिया से रिलेटेड है, मैं जल्दी से आऊँगा। उसकी आवाज़ में मौत की ठंडक थी। रुद्राक्ष ने अपना ब्लैक फोर्ट पहना और बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मायरा उसे जाते हुए देख रही थी। 10 दिनों बाद राठौर मैंशन के उस डार्क चारकोल ग्रे और नेवी ब्लू थीम वाले मास्टर बेडरूम का नज़ारा पिछले 10 दिनों में पूरी तरह बदल चुका था। रुद्राक्ष ने अपनी डिक्टेटरशिप का एक नया ही रूप दिखाया था। उसने अपने करोड़ों के अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट का पूरा कंट्रोल रूम मायरा के इस बेडरूम में शिफ्ट कर दिया था। कमरे के एक कोने में एक भारी महोगनी की टेबल लग चुकी थी, जहां कई सारे लैपटॉप्स और इनक्रिप्टेड स्क्रीन्स चल रही थी। मायरा बेड पर एक किताब लिए बैठी थी, लेकिन उसकी नज़रें उस शैतान पर थी। रुद्राक्ष ने डार्क मैरून रंग की एक स्लिक शर्ट पहनी हुई थी, जिसके स्लीव्स उसकी कोहनियों तक मुड़े हुए थे।
वो कान में ईयरपीस लगाए हुए बहुत ही शांत और खौफनाक आवाज में अपने रसियन सप्लाइज को धमकियां दे रहा था, लेकिन उसकी नज़र हर 2 मिनट में बेड पर लेटी मायरा पर जा रही थी। मायरा का दिल अभी अभी दुनिया के सबसे बड़े धोखे से टूट कर आया था। सालों का वो प्यार, वो कबीर, वो हवेली, सब एक जहरीला मजाक था। ऐसे में उसका किसी पर भरोसा करना या रुद्राक्ष के करीब जाना नामुमकिन था। रुद्राक्ष ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था और इसलिए उसने मायरा को छुआ तक नहीं था। वो बस एक खामोश, विशाल और डार्क साए की तरह उसका पहरेदार बनकर खड़ा था। मुझे ये सूप नहीं पीना, मायरा ने अचानक अपनी वो भारी नीरस सी आवाज़ में कहा और बेड टेबल पर रखे उस ताजे और पोषित सूप के बाउल को उंगली से दूर खिसका दिया। रुद्राक्ष की वो रशियन डीलर के साथ चल रही करोड़ों की मीटिंग्स एक सेकंड में रुक गई। उसने बिना कोई जवाब सुने अपना ईयरपीस निकाला और टेबल पर फेंक दिया। वो अपनी उसी भारी और खामोश शाल में बेड के पास आया। क्या परेशानी है इसमें? रुद्राक्ष ने सूप को देखते हुए अपनी सर्द और मखमली आवाज़ में पूछा। नमक कम है या गर्म नहीं है? मुझे ये बीमारों वाला खाना नहीं खाना, मायरा ने मुंह बनाते हुए जानबूझकर थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। वो देखना चाहती थी कि इस माफिया डॉन का सब्र कहाँ टूटता है। मुझे कुछ स्पाइसी चाहिए, वो भी तुम्हारे हाथों का, और मुझे इस कमरे में घुटन हो रही है। ये जो तुमने अपनी पूरी माफिया की दुकान यहाँ सजा रखी है ना, ये मुझे इरिटेट कर रही है। रुद्राक्ष के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया। उसकी वो अथाह काली आंखों में बस एक ठहराव था। वो मायरा की इस बगावत, इस नखरे को देखकर अंदर ही अंदर सुकून महसूस कर रहा था, क्योंकि पिछले कई दिनों से मायरा सदमे की वजह से बिल्कुल खामोश थी। आज उसकी वो पुरानी बागी मायरा वापस लौट रही थी। असिस्टेंट, रुद्राक्ष ने बिना पलटे कमरे के बाहर खड़े अपने गार्ड्स को आवाज़ दी। दरवाज़ा खुला और देव अंदर आया। ये सारे लैपटॉप्स और टेबल यहाँ से अभी इसी वक्त मेरे स्टडी रूम में शिफ्ट कर दो, रुद्राक्ष ने बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा। और शेफ से कहो कि वो सूप फेंक दे, मैं कुछ स्पाइसी लेकर आता हूँ, तब तक से ये हट जाना चाहिए। देव ने एक पल के लिए अपनी सूनी आंखों से बॉस को देखा, क्योंकि वो डील बहुत ज़रूरी थी, लेकिन फिर तुरंत सिर झुकाकर लैपटॉप समेटने लगा। मायरा हैरत से रुद्राक्ष को देख रही थी। ये इंसान क्या सच में अंडरवर्ल्ड का बेताब बादशाह है? तुम सच में पागल हो क्या? मायरा ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। तुम्हारी वो डील चल रही थी ना, और मैंने बस ऐसे ही कहा था कि मुझे सूप नहीं पीना। तुम मेरी हर बेवकूफ़ी वाली बात मान क्यों लेते हो? रुद्राक्ष बहुत ही आहिस्ता से बेड के किनारे पर बैठा। उसने मायरा के एक सेफ डिस्टेंस बना कर रखा था। मैंने आपसे पहले भी कहा था मिसेस राठौर, रुद्राक्ष ने मायरा की आंखों में झांकते हुए बहुत ही नशीली टोन में कहा। इस दुनिया में मेरा हुक्म चलता है और मुझ पर आपका। अगर आप कहेंगी कि रात के 3 बजे आसमान से तारे नहीं दिखने चाहिए, तो मैं शहर की सारी लाइट्स बुझवा दूंगा। सूप और ये लैपटॉप्स तो बहुत छोटी चीज़ है। मायरा का दिल एक पल के लिए ज़ोर से धड़का। इस इंसान का ये पॉसेसिवनेस बहुत अजीब, बहुत डार्क, लेकिन बहुत सुकून देने वाला था। लेकिन मायरा के दिमाग में अचानक वो खंडर और कबीर के वो धोखेबाज लफ्ज़ गूंज गए। उसने एक पल में अपनी नज़रें चुरा ली और उसका चेहरा वापस बुझ गया। मुझसे ये सब उम्मीदें मत रखो रुद्राक्ष, मायरा ने अपने दोनों हाथों से रजाई को कसकर पकड़ते हुए एक कांपती हुई और बेबस आवाज़ में कहा। मैं अंदर से पूरी तरह खाली हो चुकी हूँ। मेरा कोई दिल नहीं बचा है जो मैं तुम्हें दे सकूँ। मैं अब कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, तुम पर भी नहीं। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मायरा की आंखों से एक आंसू छलक कर उसके गाल के उस निशान पर जा गिरा। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। कोई और इंसान होता तो शायद इस बात पर गुस्सा हो जाता या अपनी कुर्बानी गिनाने लगता, लेकिन वो रुद्राक्ष राठौर था। रुद्राक्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने मायरा को नहीं छुआ। उसने बस अपना बड़ा, खुरदरा और गर्म हाथ मायरा के हाथों के बिल्कुल पास बेडशीट पर रख दिया। मैंने आपसे आपका दिल मांगा ही नहीं। रुद्राक्ष की आवाज़ में जो गहराई थी वो किसी समंदर से भी गहरी थी। मैं एक बहुत ही मतलबी और खौफनाक इंसान हूँ। मुझे बस इतना पता है कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी नज़रों के सामने रहनी चाहिए। आपका दिल टूटा है, उसे मेरे पास रख दीजिए। मैं उसे जोड़ूंगा नहीं, बस उसे महफूज रखूंगा ताकि कोई और उसे दोबारा ना तोड़ सके।
रुद्राक्ष ने बहुत ही हल्के से उसकी उंगली से मायरा के गाल पर गिरे उस आंसू को पोंछ दिया। और रही बात भरोसे की, रुद्राक्ष के होठों पर एक बहुत ही सुरक्षम और डिक्टेटर वाली मुस्कान आ गई। मुझे आपका भरोसा नहीं, आपकी जिद चाहिए। आप मुझ पर शक कीजिए, मुझसे लड़िए, मुझे तंग कीजिए, कम से कम इसी बहाने आप मेरी तरफ देखेंगी तो सही। ये लफ्ज़ मायरा की रूह में एक अजीब सी गर्माहट पैदा कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान दुनिया का सबसे बड़ा हीलर भी हो सकता है। तभी मायरा को महसूस हुआ कि उसके बाल बहुत उलझ गए हैं। पिछले कई दिनों से पेट के टाँकों और चेहरे के घाव की वजह से वो ठीक से नहा या बाल नहीं बना पाई थी। उसने चिढ़ते हुए अपने भारी और उलझे हुए बालों को रबर बैंड से बांधने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में दर्द की वजह से वो रबर बैंड बार बार फिसल रहा था। ये बाल भी ना। मायरा ने फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल छोड़ दिए। रुद्राक्ष खामोशी से खड़ा हुआ। वो ड्रेसिंग टेबल के पास गया और वहाँ से एक चौड़े दांतों वाली कंघी और एक सॉफ्ट रबर बैंड उठा लाया। तुम क्या कर रहे हो? मायरा ने उसे अपनी तरफ आते देखा, हल्की सी उलझन में पूछा। पीछे घूमिए, रुद्राक्ष ने बहुत ही शांत लहजे में हुक्म दिया। मैं खुद कर लूँगी, ये एक रिक्वेस्ट नहीं है मिसेस राठौर। रुद्राक्ष की आवाज़ में वो माफिया वाला कंट्रोल था, लेकिन आंखों में नरमी। मायरा अजीब सी बेचैनी के साथ धीरे से पलट कर बैठ गई। उसकी पीठ अब रुद्राक्ष की तरफ थी। रुद्राक्ष बेड पर उसके पीछे बैठा। सिंडिकेट का वो दानव, उसके हाथों में गन और खून के सिवा कुछ नहीं जचता था। आज उन बड़े और खुरदरे हाथों में एक कंघी थी। रुद्राक्ष ने बहुत ही नज़ाकत से मायरा के उलझे हुए बालों को अपने हाथों में लिया। मायरा ने उम्मीद की थी कि वो उसके बाल खींचेगा, लेकिन रुद्राक्ष का हर एक स्ट्रोक इतना स्मूथ, इतना केयरिंग और इतना जटिल था कि मायरा की आंखें सुकून से बंद होने लगी। वो बिना एक भी लफ्ज़ बोले लगभग 15 मिनट तक मायरा के उलझे हुए बालों को सुलझाता रहा। उसकी उंगलियों का वो गर्म स्पर्श जब मायरा की गर्दन और स्लैब पर महसूस हो रही थी, तो मायरा के अंदर का वो खौफ और वो दर्द जैसे कहीं पिघल रहा था। बाल सुलझाने के बाद रुद्राक्ष ने बहुत ही सफाई से मायरा के बालों की एक ढीली लेकिन बेहद परफेक्ट चोटी गूंद दी। हो गया, रुद्राक्ष ने बहुत ही आहिस्ता से कहा। मायरा ने पलटकर उसे देखा। वो इंसान जो किसी की जान लेने से पहले पलक नहीं झपकाता था, वो अभी अभी दुनिया के सबसे बेहतरीन हेयर ड्रेसर की तरह उसका ख्याल रख रहा था। तुम ये सब कैसे कर लेते हो? मायरा ने एक अजीब सी हैरत और मासूमियत से पूछा। रुद्राक्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपना कोट उठाया और एक हल्की सी नशीली मुस्कान के साथ मायरा की तरफ देखते हुए बोला, जब कोई चीज़ जान से ज़्यादा अजीज़ हो जाती है मिसेस राठौर, तो ये दानव भगवान से भी ज़्यादा कोमल होना सीख लेता है। अब आप आराम कीजिए, मैं आधे घंटे में आपका स्पाइसी खाना लेकर आता हूँ। रुद्राक्ष मुड़कर दरवाजे की तरफ चला गया। मायरा उसे जाते हुए देख रही थी। उसके होठों पर कई हफ्तों बाद एक असली और सुकून भरी मुस्कान आई। उसका दिल अभी जुड़ा नहीं था, लेकिन उस टूटे हुए दिल के टुकड़ों को अब इस शैतान की हथेलियों में बहुत महसूस होने लगा था। जैसे ही रुद्राक्ष मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके कॉरिडोर में आगे बढ़ा और उसके भारी कदमों की आवाज़ सीढ़ियों की तरफ दूर होती गई। बेडरूम के ठीक बगल वाले खाली गेस्ट रूम का दरवाज़ा बहुत ही आहिस्ता से खुला। अंदर से एक एक करके देव, मारिया, जैकी, सिक्योरिटी हेड और जैकी के 2-3 और नौकर दबे पाँव बाहर निकले। वो सब पिछले 20 मिनट से दीवार से कान लगाए खड़े थे। उन सबके चेहरों पर ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने अभी अभी हवेली में कोई भूत या एलियन देख लिया हो। सबसे बुरा हाल देव का था। उसकी आंखें फटी हुई थी और वो दीवार का सहारा लेकर अपनी सांसें कंट्रोल कर रहा था। भाई, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कोई पानी पिलाओ, देव ने अपना माथा पकड़ते हुए लगभग फुसफुसाते हुए कहा। किसी ने वीडियो बनाया क्या? अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट के डिक्टेटर रुद्राक्ष राठौर चोटी गूंद रहे थे, वो भी कंघी और रबर बैंड के साथ। मारिया के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और इमोशनल मुस्कान थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर हवा में चूमा। ओ माय गॉड, मेरे बॉस कितने बदल गए हैं, कितने केयरिंग और रोमांटिक हो गए हैं। मारिया ने खुशी से आंसू पोंछते हुए कहा। मैडम बहुत लकी हैं, किसी की बुरी नज़र ना लगे मेरे बच्चों को। देव ने मारिया को ऐसे देखा जैसे मारिया का दिमागी संतुलन हिल गया हो। मारिया आंटी, आपको
इसमें रोमांस दिख रहा है। देव ने अपनी आंखें और बड़ी करते हुए एक खौफनाक राज खोलने वाले अंदाज में कहा, अरे जो इंसान 45 घंटे बेसमेंट में लोगों की खाल उखेड़ रहा था, जो तेजाब और ब्लो टॉर्च से खेलता है, वो आज कंघी लेकर हेयर ड्रेसर बन गया। मुझे तो पक्का यकीन है मैडम ने पक्का कोई काला जादू किया है बॉस पर। देव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सिक्योरिटी हेड जैकी ने उसके सिर के पीछे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आह, मार क्यों रहा है? देव अपना सिर हिलाते हुए चिढ़कर फुसफुसाया, काला जादू तेरी खोपड़ी में है गधे। जैकी ने उसे घूरते हुए बहुत ही सीरियस अंडरवर्ल्ड वाले अंदाज में समझाया, इसे प्यार कहते हैं, और जब एक माफिया डॉन को इश्क होता है ना, तो वो दुनिया के लिए भले ही यमराज हो, लेकिन अपनी बीवी के सामने वो भीगी बिल्ली भी हो जाता है। और बॉस ने अगर तेरा ये काले जादू वाला डायलॉग सुन लिया ना, तो तेरी भी वो ऐसी चोटी बनाएंगे कि तू सीधा पंखे से लटका दिखेगा। देव ने खौफ से अपना थूक निगला और चुप हो गया। तभी नीचे से एक और नौकर हाँफता हुआ सीढ़ियाँ चढ़कर उनके पास आया। अरे तुम लोग यहाँ खड़े गप्पे मार रहे हो, नीचे किचन में कयामत आ गई है। नौकर ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ? बॉस ने शेफ को गोली मार दी क्या? जैकी ने तुरंत अपनी गन पर हाथ रखते हुए पूछा। अरे नहीं बॉस खुद किचन में घुस गए हैं, उन्होंने सारे शेफ्स को बाहर निकाल दिया है। ये सुनते ही उन सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। रुद्राक्ष राठौर और किचन में वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर तुरंत दबे पांव चोरों की तरह सीढ़ियों से नीचे किचन की तरफ भागे। किचन के भारी शीशे वाले दरवाजे के बाहर छुपकर जब उन सब ने अंदर झांका, तो जो नज़ारा सामने था उसने देव की रही सही जान भी निकाल दी। अंदर दुनिया का सबसे खूंखार माफिया डॉन खड़ा था। रुद्राक्ष ने अपनी उस $1000 की डार्क मैसूम सिल्क शर्ट की स्लीव्स मोड़ रखी थी और उसके ऊपर सैफ वाला एक ब्लैक एप्रन पहना हुआ था। उसके हाथ में कोई इटालियन बेरेटा या हैंडिंग नाइफ नहीं था, बल्कि एक भारी शेफ नाइफ था, और वो उस नाइफ से इतनी खौफनाक और परफेक्ट स्पीड में लहसुन, मिर्ची और सब्जियां चॉप कर रहा था जैसे किसी दुश्मन की उंगलियां काट रहा हो। रुद्राक्ष का चेहरा बिल्कुल शांत और सीरियस था, ठीक वैसे ही जैसे वो किसी इंटरनेशनल हथियार की डील फाइनल करते वक्त रखता था। वो बहुत ही परफेक्शन के साथ एक पैन में मसाले टॉस कर रहा था। उसे पता था कि मायरा को स्पाइसी खाना है, लेकिन उसके पेट के टाँकों के लिए बहुत ज़्यादा तेल या मसाला हानिकारक हो सकता था। इसलिए वो खुद एक हेल्दी लेकिन तीखा और स्वादिष्ट स्पाइसी इटालियन पास्ता तैयार कर रहा था। बाहर खड़े जैकी का मुंह खुला रह गया। भाई साहब, देव ने किचन के दरवाजे से चिपक कर देखते हुए एक गहरी सांस ली। आज मैंने ज़िंदगी में सब देख लिया। यमराज खुद अपनी बीवी के लिए पास्ता बना रहे हैं। मारिया आंटी, मुझे भी वो काला जादू सीखना है। मारिया ने देव को एक कोहनी मारी और मुस्कुराते हुए बोली, चुप कर बेवकूफ़, इसे प्यार की ताकत कहते हैं। मेरी बच्ची ने इस खूंखार हवेली को आखिरकार एक घर बना ही दिया। किचन के अंदर रुद्राक्ष ने बहुत ही नज़ाकत से पास्ता को एक खूबसूरत बाउल में निकाला। उसने उसे गार्निश किया और फिर अपनी शर्ट से इस एप्रन उतार कर रख दिया। जैसे ही रुद्राक्ष बाउल लेकर पलटा, बाहर खड़े देव, जैकी और मारिया पलक झपकते ही वहां से ऐसे गायब हो गए जैसे वहां कभी थे ही नहीं। रुद्राक्ष अपने हाथ में वो गर्म और स्पाइसी पास्ता का बाउल लिए बहुत ही शांत और एक सुकून भरी डिक्टेटर वाली चाल में वापस सीढ़ियाँ चढ़कर अपने बेडरूम की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि अपनी बागी और चुलबुली बीबी को अपने हाथों से खाना खिलाने का एक अजीब सा मादक सुकून था। रुद्राक्ष जब वो पास्ता का बाउल लेकर कमरे में पहुंचा, तो उसकी उस डार्क और खौफनाक डिक्टेटर वाली वाइब और हाथों में पास्ता के बाउल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अजीब लेकिन प्यारा लग रहा था। उसने बिना कुछ कहे वो बाउल मायरा के सामने रख दिया। मायरा ने एक चम्मच पास्ता खाया। जैसे ही वो तीखा और परफेक्ट इटालियन स्वाद उसकी जुबान पर पड़ा, उसकी आंखें खुशी से बड़ी हो गई। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, मायरा ने खुशी खुशी पास्ता खाते हुए कहा। वो एक पल के लिए अपना सारा दर्द भूल गई थी।
कुछ चम्मच खाने के बाद मायरा ने अचानक अपनी वही झूठी चम्मच रुद्राक्ष की तरफ बढ़ा दी। तुम खाओगे? मायरा ने बहुत ही मासूमियत और एक कैजुअल अंदाज में पूछा। रुद्राक्ष, जो अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करता था और जिसे हाइजीन को लेकर एक अलग ही माफिया वाला सनक था, वो एक सेकंड के लिए रुका। वो माना ही करने वाला था, लेकिन सामने उसकी बागी बीवी अपनी झूठी चम्मच उसकी तरफ बढ़ाए बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। रुद्राक्ष की आंखों में एक गहरी नशीली चमक आ गई। वो थोड़ा आगे झुका और उसने बिना अपनी नज़रें मायरा की आंखों से हटाए मायरा के हाथ से ही उस चम्मच का पास्ता खा लिया। मायरा एक पल के लिए सुन रह गई। रुद्राक्ष के होठों ने ठीक उसी जगह को छुआ था जहां से मायरा ने पास्ता खाया था। मायरा के उस जीनियस दिमाग ने तुरंत प्रोसेस किया। इनडायरेक्ट किस, ये एहसास होते ही मायरा ने गोरे गाल अचानक टमाटर की तरह लाल होने लगे। उसने हड़बड़ाहट में अपनी नज़रें झुका ली और चम्मच को वापस बाउल में घुमाने लगी। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। रुद्राक्ष ने मायरा के उस लाल होते चेहरे और उसकी इस घबराहट को देखा। उस खूंखार दानव के दिल में एक ऐसा सुकून भरा गुदगुदाहट हुआ जो उसने सालों में महसूस नहीं किया था। उसके होठों पर एक बहुत ही मादक और संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसी रात के 2:30 बजे बेडरूम में गहरा अंधेरा था। अचानक मायरा का शरीर पसीने से भीगने लगा। वो नींद में बुरी तरह छटपटा रही थी। उसके दिमाग में वो फेरी लाइट्स, शनाया की वो चुपती हुई हंसी और कबीर की पिस्तौल से निकली वो आवाज़ किसी बम की तरह गूंज रही थी। नहीं, मुझे छोड़ दो, कभी नहीं। मायरा एक खौफनाक चीख के साथ उठी। उसकी सांसें ऐसे उखड़ रही थी जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सीने को जकड़ लिया और हाँफने लगी। उसे लगा कि वो अब वापस उसी पहाड़ी पर है, लेकिन अगले ही सेकंड 2 मजबूत और गर्म हाथों ने उसे अपनी आगोश में जकड़ लिया। मैं यहाँ हूँ, कोई नहीं है यहाँ, आप महफूज हैं। रुद्राक्ष सोया नहीं था। वो पास ही काउच पर जाग रहा था। उसने मायरा को अपने चौड़े सीने से लगाया। मायरा बुरी तरह काँप रही थी और रो रही थी। रुद्राक्ष ने बहुत ही प्यार से मायरा का सिर अपनी गोद में रख लिया। वो उस डिक्टेटर की गोद में एक सहमी हुई बच्ची की तरह लेट गई। रुद्राक्ष अपनी खुरदरी लेकिन गर्म उंगलियों से मायरा के बालों को सहला रहा था। उसकी वो भारी और सुकून भरी सांसों की आवाज़ सुनकर मायरा का डर धीरे धीरे कम होने लगा। वो उसी की गोद में सिर रखे रुद्राक्ष की उंगलियों के उस प्यार भरे स्पर्श में वापस एक गहरी नींद में सो गई। लेकिन रुद्राक्ष, वो उस पूरी रात अपनी बीवी के सिहराने बैठकर जगता हुआ उसका पहरा देता रहा। 1 महीने बाद सुबह 1 महीना बीत चुका था। मायरा अब शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक हो गई थी। उसके पेट का घाव भर चुका था। अब चेहरे पर वो निशान अभी भी था। मायरा आईने के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला और रुद्राक्ष अंदर आया। उसने एक बेहद क्रिप्ट डार्क नेवी ब्लू शर्ट पहना हुआ था। बीबी, आप तैयार हो गई? रुद्राक्ष ने बहुत ही मखमली और अधिकार भरी आवाज़ में पूछा। मायरा मुड़ी। तैयार? पर हम जा कहाँ रहे हैं? रुद्राक्ष आगे बढ़ा। उसने मायरा के चेहरे पर गिरे हुए बालों को बहुत ही नज़ाकत से पीछे किया और बेहद सुकून भरी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आपके उन जख्मों का मुकम्मल इलाज करने, ताकि आपको वापस वो डरावने सपने ना आए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप आधी रात में खौफ से अपनी सांसें रोककर जाग जाती हैं। मायरा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो लोग जापान जाने वाले थे। वही मायरा अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी हवाई जहाज़ में बैठी थी, और वो भी कोई आम जहाज़ नहीं, अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट के किंग का करोड़ों का प्राइवेट जेट। पूरा जेट अंदर से किसी 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट की तरह सजा हुआ था। मायरा खिड़की से बाहर बादलों को देखकर एक छोटी बच्ची की तरह खुशी से चहक रही थी। रुद्राक्ष उसके पास बैठा था। वो उसकी सीट बेल्ट ठीक करने से लेकर उसे जूस देने तक उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ का ख्याल बहुत ही खामोशी से रख रहा था। तभी मायरा की नज़र रुद्राक्ष पर पड़ी। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वो अपनी उंगलियों से अपना माथा बहुत ज़ोर से दबा रहा था। उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, जैसे उसे भयंकर सिर दर्द हो रहा था या उसका सिर घूम रहा हो। मायरा का दिल धक से रह गया। अचानक मायरा के उस जीनियस दिमाग में पिछले 2 महीने का हर एक दिन किसी रील की तरह घूमने लगा।
हॉस्पिटल के वो 10 दिन, हवेली का ये 1 महीना, मायरा को अचानक एक ऐसा रूह कांपा देने वाला एहसास हुआ जिसने उसकी सांसें रोक दी। रुद्राक्ष कब सोया? जब भी मायरा रात को उठती थी वो उसे काउच पर जागता हुआ या लैपटॉप पर काम करता हुआ मिलता था। जब मायरा डरावने सपने देखकर उठती थी वो पलक झपकते ही उसे गले लगा लेता था। मायरा सुबह उठती थी तो वो पहले से नहा धोकर तैयार मिलता था। पिछले 2 महीनों से मायरा ने इस डिक्टेटर को एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद करके सुकून से सोते हुए नहीं देखा था। वो अपनी बीवी के खौफ को दूर करने के लिए खुद अपनी नींद, अपना सुकून भूलकर रात रात भर एक पहरेदार की तरह जागता रहा था। मायरा का गला रूंध गया। उसने बिना कुछ कहे तुरंत आर्म रेस्ट के पास वाला एक बटन दबाया। एक ही सेकंड में रुद्राक्ष की वो लग्जरी सीट पीछे की तरफ झुककर एक आरामदायक फ्लैट बेड में कन्वर्ट हो गई। रुद्राक्ष ने चौंक कर आंखें खोली। क्या हुआ? लेट जाओ। मायरा ने अपनी जगह से थोड़ा खिसकते हुए अपनी गोद की तरफ इशारा किया। मेरी गोद में? रुद्राक्ष एक पल के लिए हैरान रह गया। वो सिंडिकेट का सबसे खौफनाक शेर था। उसे कमज़ोर पड़ना या किसी की गोद में सिर रखना नहीं आता था। मैं ठीक हूँ मायरा, मुझे नींद की ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्ष ने उठने की कोशिश की। रुद्राक्ष, मायरा ने उसके चौड़े कंधों पर अपने छोटे हाथ रखकर उसे ज़बरदस्ती पीछे की तरफ लेटा दिया। उसकी आवाज़ में एक पत्नी वाली जिद और एक प्यार भरी डांट थी। चुपचाप लेट जाओ। पिछले 2 महीनों से तुम सोए नहीं हो, मुझे सब पता है। रुद्राक्ष मायरा की उस जिद के आगे हार गया। उसने आहिस्ता से अपना सिर मायरा की नरम गोद में रख दिया। मायरा के होठों पर एक बहुत ही इमोशनल मुस्कान आई। उसने अपने कांपते हुए ठंडे हाथों से रुद्राक्ष के उन घने और सिल्की बालों में डाला और बहुत ही प्यार से सहलाने लगी। जैसे ही मायरा की उंगलियों ने रुद्राक्ष के बालों में वो जादू किया, रुद्राक्ष के दिमाग की सारी नसें, उसका वो सारा माफिया वाला स्ट्रेस, वो दुनिया भर का बोझ, सब कुछ एक ही पल में पिघल गया। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक नींद के उस आगोश में जाते जाते रुद्राक्ष ने अपने दोनों भारी और मजबूत हाथ मायरा की पतली कमर के इर्द गिर्द डाल दिया। उसने अपना चेहरा मायरा के पेट के पास छुआ और उसे इतनी मजबूती से जकड़ लिया जैसे कोई इंसान दुनिया के हर तूफान से लड़ने के लिए अपनी जन्नत में आकर छुप जाता है। रुद्राक्ष की इस डार्क और पॉसेसिव हरकत से मायरा की धड़कनें बूम बूम करने लगी। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। रुद्राक्ष की वो गर्म सांसें जो उसकी कमर पर महसूस हो रही थी वो मायरा को अजीब सी गुदगुदाहट दे रही थी। वो पहले थोड़ी घबराई, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने आसपास देखा कि कहीं कोई गार्ड या एयर होस्टेस उन्हें देख तो नहीं रहा, लेकिन जब उसने नीचे रुद्राक्ष के उस खामोश, शांत और मासूम होते हुए चेहरे को देखा तो उसकी वो घबराहट एक बेहद खूबसूरत प्यार में बदल गई। मायरा ने थोड़ा सा झुककर बहुत ही नज़ाकत से अपने होठ रुद्राक्ष के माथे और उसके बालों पर रख दिए। उसने रुद्राक्ष के बालों को गहराई से चूमा। मायरा के होठों पर अब एक ऐसी शर्म और खुशी से भरी मुस्कान थी जिसने उसे वापस वो चुलबुली और खूबसूरत मायरा बना दिया था। आसमान की उन ऊंचाइयों में आज सिंडिकेट का दानव अपनी मलिका की गोद में सारी दुनिया भूलकर सुकून की नींद सो रहा था। काफ़ी घंटों बाद प्राइवेट जेट के पहियों ने जैसे ही टोक्यो के रनवे को छुआ, एक हल्के से झटके से रुद्राक्ष की आंखें खुल गई। पिछले 15 सालों में और खासकर इन बीते 2 महीनों में ये पहली बार था जब अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट का किंग ना जाने कितने घंटे बिना किसी खौफ, बिना किसी बुरे सपने के एक बच्चे जैसी गहरी और सुकून भरी नींद सोया था। उसने अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उसे अपनी छाती पर एक बहुत ही मीठा सा बोझ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। मायरा जो पहले बैठी हुई थी वो नींद में खिसक कर अब पूरी तरह से रुद्राक्ष के सीने पर आ चुकी थी। उसका शरीर सिर रुद्राक्ष की गर्दन के पास छुपा हुआ था और उसके छोटे छोटे हाथों ने रुद्राक्ष की शर्ट को मुट्ठी में कसकर पकड़ा हुआ था। रुद्राक्ष ने उन सर्द और सख्त ओठों पर एक बहुत ही असली, गहरी और खूबसूरत मुस्कान आ गई। उसने मायरा को उठाया नहीं, बस अपने चेहरे को मायरा के बालों में छुपा लिया, उसकी उस खुशबू को अपने अंदर उतार लिया
जापान में आपका स्वागत है मिसेज राठौर। रुद्राक्ष ने बहुत ही आहिस्ता से मायरा के कान में फुसफुसाया। रुद्राक्ष की उस भारी और मखमली आवाज़ से मायरा की नींद टूटी। उसने अपनी आंखें मली और जब उसे एहसास हुआ कि वो रुद्राक्ष के उस ऊपर चढ़कर सो रही थी तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो झटके से सीधी होकर बैठ गई। 1 घंटे बाद वो दोनों टोक्यो के सबसे बड़े और प्राइवेट एस्थेटिक क्लिनिक में थे। मायरा को एक बहुत ही आरामदायक रिक्लाइन चेयर पर बैठाया गया था। सामने एक जापानी डॉक्टर और उसकी टीम खड़ी थी। उसके पास कोई सर्जरी के औजार, कोई कैंची या ब्लेड नहीं था। उनके हाथ में एक बहुत ही एडवांस कंचनुमा मशीन थी जिसमें एक ठंडे लिक्विड की ट्यूब लगी थी। हम कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर ने रुद्राक्ष को देखकर इज्जत से सिर झुकाते हुए अंग्रेजी में कहा। ये दुनिया की सबसे एडवांस स्टेम सेल रीजेनरेटिव स्प्रे तकनीक है। हम मैम के चेहरे के उस जख्म पर ये ठंडी स्क्रीन सेल्फ का स्प्रे करेंगे। ये उनके पुराने और कटे हुए टिश्यूज़ को अंदर से पिघलाकर बिल्कुल नई स्किन बना देगा। मायरा ने जैसे ही उस मशीन को अपने चेहरे की तरफ आते देखा, उसे बहुत अजीब और घबराहट महसूस होने लगी। मशीन से एक ठंडी सी भाप निकल रही थी। मायरा ने घबराकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपने हाथ मुट्ठी में भींच लिए। तभी रुद्राक्ष का बड़ा गर्म और भारी हाथ मायरा की उन कांपती हुई मुट्ठियों पर आ गया। रुद्राक्ष ने बहुत ही नज़ाकत से मायरा की उंगलियों को खोला और अपने हाथ की उंगलियों को मायरा की उंगलियों में फंसाकर उसे कसकर पकड़ लिया। मुझ पर देखिए बीबी, रुद्राक्ष ने अपनी उस अथॉरिटी वाली लेकिन बेहद सुकून देने वाली आवाज़ में कहा। कोई सर्जरी नहीं हो रही है, कोई सुई नहीं है, बस एक ठंडा सा स्प्रे है। मैं यही हूँ। रुद्राक्ष की वो आंखें देखकर मायरा का सारा डर गायब हो गया। डॉक्टर ने वो स्प्रे मायरा के गाल पर किया। वो बहुत ठंडा था लेकिन बिल्कुल दर्द रहित था। ये कितने दिनों में ठीक होगा? रुद्राक्ष ने डॉक्टर से अपनी माफिया वाली टोन में पूछा। मिस्टर राठौर, ये कोई जादू नहीं है, इसलिए इसे अपना नेचुरल वक्त लगेगा, डॉक्टर ने सच्चाई बताते हुए कहा। इस स्प्रे ने अपना काम कर दिया है। अगले 3 हफ्तों तक मैम के चेहरे पर एक पतली सी पीलिंग जमेगी और ठीक 21 दिन बाद जब वो पपड़ी हटेगी तो वहाँ कोई निशान नहीं होगा। स्किन बिल्कुल वैसी होगी जैसे वहाँ कभी कोई जख्म था ही नहीं। ठीक 3 हफ्ते बाद टोक्यो का पेंट हाउस। इन 3 हफ्तों में रुद्राक्ष ने मायरा को उस जापानी पेंट हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया। वो खुद उसका पूरा ख्याल रखता था। आज वो आखिरी दिन था। बाथरूम में मायरा आईने के सामने खड़ी थी। उसके हाथों में पानी था। उसने धड़कते हुए दिल और कांपते हाथों से अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और एक बहुत ही मुलायम तौलिए से अपने गाल को साफ किया। मायरा ने धीरे धीरे तौलिया हटाया और अपनी आंखें खोली। सामने आईने में जो अक्ष था उसे देखकर मायरा की सांसें वहीं अटक गई। उसके गाल पर शनाया के उस सैंडल का जो खौफनाक और गहरा निशान था वो अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। वहाँ एक हल्का सा भी दाग नहीं था। उसकी स्किन बिल्कुल पहले जैसी बेदाग, गोरी और खूबसूरत हो चुकी थी। वो दर्द, वो बदसूरती का एहसास, वो शनाया की चुपती हुई याद, सब कुछ उस निशान के साथ धुल चुका था। मायरा की आंखों में एक ही पल में समंदर भर आया। आंसुओं की एक गर्म धार उसकी आंखों से टूटकर उसके उसी बेदाग गाल से फिसलती हुई नीचे गिर पड़ी। मायरा पीछे मुड़ी। रुद्राक्ष बाथरूम के दरवाजे पर टेक लगाए, अपनी पेंट में जेबों में हाथ डाले बहुत ही खामोशी से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई गुरूर नहीं था, बस अपनी मलिका का वो खोया हुआ निखार वापस लौटने का एक गहरा सुकून था। मायरा अपनी जगह पर खड़ी नहीं रह पाई। वो दौड़ती हुई रुद्राक्ष की तरफ आई और बिना एक भी सेकंड सोचे उसने अपने दोनों हाथ रुद्राक्ष की गर्दन में डाल दिए और एक बहुत ही भावुक झटके से साथ रुद्राक्ष के चौड़े सीने से टकराकर उससे लिपट गई। रुद्राक्ष एक पल के लिए पीछे की तरफ हल्का सा हिला। मायरा उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन ये रोना दर्द का नहीं, बेइंतहा खुशी और सुकून का था। थैंक यू, मायरा ने सिसकते हुए रुद्राक्ष के कोट को अपनी मुट्ठियों में कसकर जकड़ते हुए फुसफुसाया। थैंक यू माय हैंडसम हस्बैंड। इस एक लफ्ज़ ने
उस डार्क और बेजान कमरे में जैसे बिजली गिरा दी। सिंडिकेट का वो दानव, वो रुद्राक्ष राठौर जिसकी धड़कनें किसी के मरने या मारने पर भी नहीं बदलती थी, उस एक शब्द को सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गया। मायरा ने उसे आज तक मिस्टर डिक्टेटर, गंदे इंसान, दानव या रुद्राक्ष ही कहा था। उसने इस रिश्ते को कभी कबूल ही नहीं किया था, लेकिन आज उसने मायरा ने, उसकी भागी बीबी ने, उसने होठों से उसे पहली बार अपना पति कहा था। रुद्राक्ष के हाथ जो अभी तक उसकी जेब में थे, एक सेकंड में बाहर निकले। उसने मायरा की पतली कमर को अपने दोनों भारी हाथों से इतनी मजबूती और पॉजिटिवनेस के साथ जकड़ लिया कि मायरा के पैर जमीन से थोड़े ऊपर उठ गए। रुद्राक्ष ने मायरा को खुद से ऐसे खींच लिया जैसे वो उसे अपनी रूह के अंदर उतार लेना चाहता हो। उसकी आंखों में एक ऐसी खौफनाक चमक और प्यार का एक ऐसा पागलपन था जो इस दुनिया को जला सकता था। ये आपने अभी क्या कहा? रुद्राक्ष ने बहुत ही भारी, कांपती हुई और गहरी सांस लेते हुए मायरा के कानों में फुसफुसाया। इसे एक बार, बस एक बार और कहिए मायरा। मायरा ने आंसू भरी आंखों के साथ अपना चेहरा रुद्राक्ष के सीने से उठाया। उसकी वो खूबसूरत आंखें सीधे रुद्राक्ष की उन काली आंखों में देख रही थी। मायरा के होठों पर एक बहुत ही प्यारी, सच्ची और इश्क से भरी मुस्कान आ गई। उसने अपने हाथों से रुद्राक्ष के गालों को छुआ और बहुत ही नाजुक अंदाज में बोली, थैंक यू माय डिक्टेटर हस्बैंड। मायरा के होठों से निकले इन लफ्ज़ों ने उस खामोश कमरे में जैसे एक नई ही तूफान ला खड़ा कर दिया हो। वो रुद्राक्ष राठौर जिसके नाम से पूरी दुनिया में खौफ का सन्नाटा छा जाता था, आज अपनी ही बीवी के सामने पूरी तरह निहत्था और बेबस खड़ा था। लेकिन मायरा का दिल अब किसी खौफ या सदमे में नहीं था। पिछले 2 महीनों में रुद्राक्ष ने अपनी नींद, अपना सुकून, अपना गुरूर, सब कुछ मायरा के उस एक घाव को भरने में कुर्बान कर दिया था। मायरा अब पूरी तरह से तैयार थी अपने इस शैतान को, अपने इस डिक्टेटर को पूरी तरह से अपना हमसफ़र, अपना पति बनाने के लिए। रुद्राक्ष अभी भी एक गहरे सदमे और सुकून के बीच झूल रहा था। उसकी आंखें मायरा के चेहरे पर टिकी थी। मायरा ने अपनी वो नशीली और प्यार से भरी आंखें बंद की, अपने पंजों के बल हल्की सी ऊपर उठी और बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के अपने मुलायम होठ रुद्राक्ष के उन सर्द और सख्त होठों पर रख दिए। रुद्राक्ष का पूरा शरीर किसी झटके की तरह सुन पड़ गया। उसकी सांसें सीने में ही अटक गई। ये कोई एक्सीडेंट या डर से भरा किस नहीं था, ये मायरा की तरफ से इजहार था, एक ऐसा इजहार जिसने अंडरवर्ल्ड के उस दानव की रूह को झंझोर कर रख दिया। शुरुआती कुछ सेकंड तक रुद्राक्ष किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसका माफिया वाला वो कंट्रोलिंग दिमाग इस खूबसूरत एहसास को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही मायरा ने अपने होठ हल्के से पीछे किए, रुद्राक्ष के अंदर का वो सालों से दबा हुआ आशिक, वो पागलपन और वो बेइंतहा प्यार एक खूंखार सुनामी की तरह बाहर आ गया। मायरा रुद्राक्ष के गले से एक बहुत ही गहरी, भारी और जुनूनी कराह निकली। उसने मायरा की पतली कमर को अपने एक हाथ में जकड़कर उसे अपने सीने से पूरी तरह चिपका लिया और अपने दूसरे हाथ को मायरा के बालों में उलझाते हुए उसने उस किस को का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। रुद्राक्ष के होठों में अब कोई माफ़ी या झिझक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी डार्क और पॉजेसिव आग थी जो मायरा की सांसों को खींच रही थी। मायरा का दिल धड़क धड़क करके उसके सीने से बाहर आने को बेताब था। रुद्राक्ष का वो केस बहुत ही गहरा, जुनूनी और रूह तक उतर जाने वाला था। वो दोनों उस बेसुध और नशीली हालत में एक दूसरे के होठों से जुड़े हुए थे। बाथरूम से बाहर मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ने लगे। मायरा के कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन रुद्राक्ष ने उसे पूरी मजबूती से थाम रखा था। मायरा के अंदर भी आज एक अलग ही बगावत थी। वो अपने दोनों हाथों से रुद्राक्ष की उस डार्क नेवी ब्लू शर्ट के बटनों को खोलने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी वो चाहत और उसकी वो हड़बड़ाहट रुद्राक्ष को और भी ज़्यादा पागल कर रही थी। किस करते हुए ही मायरा ने रुद्राक्ष की शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसे कंधों से नीचे गिरा दिया। रुद्राक्ष का वो चौड़ा, गर्म
और डार्क टैटूज वाला सीना अब पूरी तरह से मायरा के सामने था। मायरा ने अपनी उंगलियों से रुद्राक्ष के सीने को छुआ। वो रुद्राक्ष की धड़कनों की वो बेतहाशा रफ्तार मायरा को साफ महसूस हुई। रुद्राक्ष ने बिना पलक झपकाए मायरा को अपनी बाहों में उठाया और उसे उस विशाल डार्क ग्रे रंग के किंग साइज बेड पर बहुत ही नज़ाकत से लिटा दिया। कमरे में सिर्फ उन दोनों की भारी और तेज सांसों की आवाज़ें गूंज रही थी। रुद्राक्ष उसके ऊपर झुका। उसकी वो अथाह काली आंखें आज प्यार के एक नशे में डूबी हुई थी जिसने मायरा के होश उड़ा दिए थे। रुद्राक्ष ने मायरा के माथे पर, उसकी आंखों पर और फिर उसके गालों पर अपने होठ रखे। वो बहुत ही आहिस्ता से मायरा की जॉ लाइंस को चूमता हुआ उसकी गर्दन तक आया। मायरा की सांसें तेज हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रुद्राक्ष के उन घने बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। रुद्राक्ष के होठ मायरा की कॉलर बोन तक पहुंचे। उसका गर्म और नशीला स्पर्श मायरा के पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ रहा था। लेकिन अचानक रुद्राक्ष वहीं रुक गया। उसका पूरा शरीर तन गया। वो गर्म सांसें जो मायरा की कॉलर बोन को जला रही थी वो अचानक भारी और ठंडी पड़ गई। रुद्राक्ष ने बहुत ही आहिस्ता से अपना चेहरा मायरा की गर्दन से उठाया। उसकी आंखें लाल थी। उसका सीना तेज सांसों की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। सॉरी, रुद्राक्ष ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक बहुत ही दर्द भरी और खुद को रोकने वाली आवाज़ में कहा, सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। मायरा ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसका वो प्यार के नशे में डूबा हुआ दिमाग एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया। क्या? मायरा की आवाज़ में एक उलझन थी। क्या हुआ रुद्राक्ष? रुद्राक्ष ने बेड से हल्का सा पीछे हटते हुए मायरा की आंखों में बहुत ही सीरियस और इमोशनल नज़र से देखा। आप अभी अभी उस भयंकर सदमे से बाहर आई हैं। रुद्राक्ष की आवाज़ में उस माफिया डॉन वाला वो खौफ नहीं बल्कि एक पति का सम्मान था। मुझे पता है कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है, आपने मुझे अपना लिया है, लेकिन मुझे ये सब इस तरह नहीं चाहिए। मैं आपके जिस्म को नहीं चाहता था मायरा। मैंने आपको सिर्फ इसलिए बचाया था क्योंकि मैं आपको चाहता था, आपकी रूह को, आपकी सलामती को। रुद्राक्ष को लग रहा था कि शायद मायरा के ये सब सिर्फ एक थैंक यू या एहसान के तौर पर कर रही है और वो कभी नहीं चाहता था कि मायरा को एक पल के लिए भी लगे कि रुद्राक्ष ने उसकी कोई कीमत वसूली है। लेकिन इस बार मायरा कोई डरी सहमी या बेबस लड़की नहीं थी। वो मायरा सूर्यवंशी थी। अब मायरा राठौर। मायरा के उस प्यार भरे चेहरे पर अचानक एक भयंकर चिढ़ और झुंझलाहट आ गई। सच में रुद्राक्ष? मायरा ने अपना माथा पीटते हुए एक गहरी सांस ली और उसे ऐसे घूरा जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। क्या? रुद्राक्ष हल्का सा चौंका। इसलिए मैं तुम्हें डिक्टेटर बोलती हूँ। मायरा बेड से आधी उठ बैठी। उसकी आंखों में एक वो पुराना बागी और मुंहफट वाला एटीट्यूड वापस आ गया था। तुम्हें हर चीज़ में अपना लॉजिक लगाना होता है। कौन सा सदमा, कौन सी कीमत? तुम मेरे पति हो, बेवकूफ़ इंसान। रुद्राक्ष की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी ने उसे बेवकूफ़ कहने की ज़रूरत की थी और वो भी बेड पर। मायरा, मेरी बात समझिए। रुद्राक्ष ने कुछ कहने की कोशिश की। चुपचाप अपना मुंह बंद रखो रुद्राक्ष राठौर। मायरा ने अपनी उंगली से उसे धमकी देते हुए कहा, मैंने तुम्हें दिल से अपना पति माना है और मुझे वो सब चाहिए जो एक पति पत्नी के बीच होता है। और अगर तुमने अभी चुपचाप से मेरे साथ रोमांस नहीं किया ना तो कसम से मैं खुद तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर लूँगी। फिर बोलते रहना मेरी बीवी ने मेरी इज्जत लूट ली। ज़बरदस्ती कर लूँगी दुनिया के सबसे खूंखार माफिया डॉन को, जिसकी एक आवाज़ से लोग अपनी जान दे देते थे। उसे अभी अभी उसकी अपनी बीवी बेड पर ज़बरदस्ती करने की धमकी दे रही थी। रुद्राक्ष के उस पत्थर जैसे चेहरे पर एक पल के लिए कई सारे भाव आए। पहले खौफनाक हैरानी, फिर शौक और आखिर में उसके होठों पर एक बहुत ही शैतानी, डार्क और नशीली मुस्कान उभर आई। मायरा की इस एक लाइन ने रुद्राक्ष के अंदर के उस सारे कंट्रोल, उस सारी शराफत और उस सारी झिझक की धज्जियां उड़ा दी थी। तो आपको डिक्टेटर चाहिए? रुद्राक्ष की आवाज़ अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो इमोशनल पति नहीं था। वो अब अंडरवर्ल्ड का वो डार्क और पॉसेसिव शैतान बन चुका था जो अपनी चीज़ को पूरी तरह से निगलने के लिए तैयार था। इससे पहले कि मायरा कुछ और बोल पाती, रुद्राक्ष ने एक ही झटके में मायरा की कमर को पकड़ा और उसे वापस बेड पर खींच लिया। मायरा की एक हल्की सी चीख निकली। रुद्राक्ष ने उसके दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ में पकड़ लिया, मायरा के सिर के ऊपर बेड पर टिका दिया और पूरी तरफ से
मायरा के ऊपर हावी हो गया। उसकी आंखों में जो डार्क रोमांस की आग जल रही थी, उसे देखकर मायरा का पूरा शरीर कांप गया। अब अगर आप पीछे हटना भी चाहेंगी ना मिसेस राठौर, रुद्राक्ष ने मायरा के होठों के बिल्कुल पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए एक बेहद खौफनाक और मादक आवाज में कहा, तो ये डिक्टेटर आपको जाने नहीं देगा। आपने खुद इस शैतान को दावत दी है। और उसके बाद जो हुआ वो महज कोई रोमांस नहीं, बल्कि एक डार्क और रूह को जला देने वाला जुनून था। रुद्राक्ष ने मायरा के होठों को एक ऐसे पागलपन के साथ चूमना शुरू किया जिसमें कोई सब्र नहीं था। वो मायरा की हर एक सांस, हर एक धड़कन पर अपना हक जता रहा था। मायरा भी पीछे नहीं हटी। उसने खुद को पूरी तरह से उस शैतान के हवाले कर दिया। रुद्राक्ष के वो बड़े और खुरदरे हाथ मायरा के बदन पर हर जगह अपनी इबादत की मुहर लगा रहे थे। वो दर्द, वो गुदगुदाहट, वो नशीली कराए उस जापानी पेंट हाउस के कमरे में एक आग लगा रही थी। मायरा की उंगलियां रुद्राक्ष के सीने और उसकी पीठ पर कसकर गड़ रही थी। रुद्राक्ष पूरी तरह से अपना सारा कंट्रोल भूलकर अपनी उस मलिका को अपने वजूद में उतार रहा था। वो चरम पर पहुंच चुके थे। मायरा की सांसें हवा में घुली हुई थी और रुद्राक्ष ने मायरा की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया था। लेकिन ठीक उसी वक्त कमरे की उस नशीली और रोमांटिक शांति को चीरते हुए एक बहुत ही तेज और चुभने वाली रिंगटोन बज उठी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। बेड साइड टेबल पर रखा रुद्राक्ष का स्पेशल माफिया फ़ोन चीख चीख कर बज रहा था। मायरा की आंखें झटके से खुली। उस रोमांटिक और नशीले माहौल में ये फ़ोन की आवाज़ किसी हथौड़े की तरह लगी। मायरा ने बुरी तरह इरिटेट होकर अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और एक भयंकर चिढ़ के साथ कहा उठी, उफ, सीरियसली, कौन बेवकूफ़ रात को कॉल कर रहा है? रुद्राक्ष का पूरा शरीर किसी शिकारी की तरह अकड़ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसकी सांसें जो अभी प्यार के नशे में भारी हो रही थी, वो अब एक खूंखार गुस्से में बदल गई। उसका ये मूवमेंट, उसकी बीवी के साथ उसका ये सबसे खूबसूरत और प्राइवेट पल किसी ने डिस्टर्ब किया था। रुद्राक्ष ने मायरा के से बिना अपना होठ दूर किए बस अपना एक हाथ अंधों की तरह टेबल की तरफ बढ़ाया। उसने बिना स्क्रीन देखे, बिना कॉलर आईडी चेक किए कि फ़ोन पर कौन है, चाहे वो कोई इंटरनेशनल माफिया हो या प्राइम मिनिस्टर, उसने वो फ़ोन अपनी मुट्ठी में उठाया। एक ही झटके में फ़ोन का पावर बटन और वॉल्यूम बटन दबाकर उसे स्विच ऑफ किया और पूरी ताकत से उस फ़ोन को कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया। फ़ोन दीवार से टकराया और उसके परखच्चे उड़ गए। किसी की मौत आई है जो इस वक्त फ़ोन कर रहा है, रुद्राक्ष ने बहुत ही खौफनाक और भारी आवाज़ में बुदबुदाते हुए वापस अपना ध्यान मायरा के उन गुलाबी और कांपते हुए होठों पर लगा दिए। मेरी बीवी से ज़्यादा ज़रूरी इस दुनिया में कुछ नहीं है। मायरा के होठों पर एक बेहद खूबसूरत और शरारती मुस्कान आ गई। तो कहाँ थे हम, मिस्टर डिक्टेटर? मायरा ने अपनी बाहें वापस रुद्राक्ष की गर्दन में डालते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। रुद्राक्ष ने एक शैतानी मुस्कान के साथ मायरा की सांसों पर फिर से कब्जा कर लिया और उस रात उस जापानी पेंट हाउस के कमरे में वो दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए कि बाहर की दुनिया का वजूद ही ख़त्म हो गया। वो रात उनकी रूहों के एक होने की, उनके डार्क और पॉजेसिव इश्क की मुकम्मल रात थी। ठीक उसी वक्त पेंट हाउस के नीचे वाले फ्लोर पर कंट्रोल रूम देव, जो रुद्राक्ष का सबसे खास असिस्टेंट था, वो अपने हाथ में एक ब्लैक फाइल पकड़े अपने फ़ोन की स्क्रीन को फटी आंखों से घूर रहा था। स्विच ऑफ। देव ने फ़ोन को ऐसे देखा जैसे फ़ोन ने उसे कोई गंदी गाली दे दी हो। उसके आसपास दर्जनों जापानी और रशियन माफिया के आदमी सूट पहने पूरी तरह से तैयार खड़े थे। अरे भाई, ये फ़ोन स्विच ऑफ कैसे हो सकता है? देव ने पागलों की तरह अपना सिर खुजलाते हुए कहा। बॉस का वो मिलिट्री ग्रैंड इनक्रिप्टेड फ़ोन है, उसकी बैटरी 15 दिन चलती है। और ये तो वही मीटिंग है ना जिसके लिए हम स्पेशली टोक्यो आए थे। याकुजा के लीडर्स वेट कर रहे हैं बेसमेंट में। पास खड़े सिक्योरिटी हेड जैकी ने देव के कंधे पर हाथ रखा और एक बहुत ही गहरी समझदार वाली मुस्कान के साथ बोला, लगता है तू अभी भी नहीं समझा देव। क्या नहीं समझा? देव झंझला गया। अबे गधे, बॉस अपनी बीवी के साथ पेंट हाउस में है और जब डिक्टेटर अपनी मालिका के साथ होता है ना, तो बाहर चाहे दुनिया ख़त्म हो जाए। याकुजा वेट कर
करे या एलियंस आ जाए, बॉस का फ़ोन नहीं उठेगा। ये सुनते ही देव के चेहरे पर एक ऐसी रोने सूरत बन गई जो देखने लायक थी। मतलब हमारे बॉस, वो अंडरवर्ल्ड का शेर जिसके नाम से लोग कांपते थे। देव ने एक गहरी, लंबी और दर्द भरी सांस लेते हुए बड़बड़ाया, वो पक्का जोरू का गुलाम बन गया है भाई। देव ने अपनी वो करोड़ों की डील वाली फाइल टेबल पर पटक दी और एक कुर्सी पर धम से बैठ गया। साला एक हमारा बॉस है जो अपनी बीवी की जुल्फ़ें सुलझाने में लगा है। देव ने आसमान की तरफ देखते हुए बहुत ही बेबस और फनी आवाज़ में कहा, और एक मैं हूँ, इतनी गोलियां खाई, इतनी वफादारी की, लेकिन साला मैं ही सिंगल रह गया। मेरी किस्मत में सिर्फ फाइलें और ये जापानी गनमैन लिखे हैं। जैकी ने हंसते हुए देव के सिर पर एक हल्की सी चपट लगाई। ऊपर पेंट हाउस में वो डिक्टेटर और उसकी बागी बीबी अपनी मोहब्बत की एक नई दुनिया बना रहे थे। उन दोनों की कहानी जो धोखे, खून और नफरत से शुरू हुई थी, वो आज एक ऐसे डार्क और कभी ना टूटने वाले इश्क में बदल चुकी थी जिसका कोई अंत नहीं था। और दुनिया का सबसे बड़ा सच यही था, जब एक शैतान किसी से मोहब्बत करता है तो वो उसे पूछता है, और जब एक बागी उस शैतान के प्यार में पड़ती है तो वो उस शैतान की पूरी दुनिया पर राज करती है। एंड दिल से शुक्रिया मायरा और रुद्राक्षी, इस कहानी को, उनके दर्द, उनकी बगावत और उनके इस डार्क और पैशनेट इश्क को आप सभी ने जो बेशुमार प्यार दिया है, आपके लिए मेरे पास लफ्ज़ कम है। आपने जिस तरह से इस सफ़र के हर एक इमोशन को महसूस किया और अपना सपोर्ट दिया, उसी ने इस कहानी को इतना शानदार और खूबसूरत बनाया है। एक ऑथर के लिए इससे बड़ी जीत और कोई नहीं हो सकती कि उसके किरदार उसके दिलों में बस जाए। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है। आगे आपके लिए और भी कई बेहतरीन, रोमांचक, सस्पेंस से भरी और रूह को झंझोड़ देने वाली कहानियाँ आने वाली है। कुछ ऐसे नए किरदार और ऐसे नए राज जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे और आपको उनसे भी बेइंतहा इश्क हो जाएगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध कर रखिए और अपना ये साथ और प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई और बेहतरीन कहानी के साथ। ढेर सारा प्यार, आपकी ऑथर। लेकिन आप सभी के एक सवाल है कि क्या बेरहम पिया रुद्राक्ष पर सूट करता है क्या? कमेंट्स में ज़रूर बताना।